हाय एवरीवन, कैसे हो सब। So we'll just wait for 5 minutes and then we will start. I will check Dipali either in the morning or tomorrow afternoon. कोई बात नहीं तनिष्क बेटा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, सही हो जाएगा। कोई बात नहीं चिराग बेटा, ठीक हो जाएगा। ट्राई करो। हाँ मेरा बेटा, कल अपन ने डिस्कस किया था ना ये। नो अंकल, यू शुड नॉट फिनिश नहीं करनी है, जस्ट जो आरसीज बताए थे करने के लिए वो खत्म करने थे। If you haven't attempted those RCs, then it makes no sense for you to attempt this particular class. हाँ जी बेटा मृदुल, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये संकिता। हाँ जी आयुष, बिल्कुल ठीक है। ओके। ये सनोज ऑफ कोर्स अभी नहीं, मॉक्स के टाइम पे वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अभी फोकस अपना है कि अपन के अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो पाए, कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हो पाए। सॉल्विंग वाला पार्ट की एग्जाम कंडीशंस में कैसे सॉल्व करना है, जैसे कल के सेशन में तुम लोग को बताया था मैंने कि अंकेश ने कमेंट किया था कि कर लेते हैं ऐसा, बट आई स्टिल थिंक कि फिर बाद में मैं सोच रहा था उसके ऊपर, सो आई थॉट कि वो अभी के लिए रेलेवेंट ज़्यादा नहीं रहेगा। इट वुड बी अ बिट मोर रेलेवेंट कि प्रोबेबली अपन यहाँ से 60-70 आरसीज और सॉल्व कर लेंगे अच्छे लेवल वाले, उसके बाद अपन वो चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। बेटा मॉक्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। पॉइंट है कि तुमको कब देना है, तुमको जब देना होगा तुमको पूरा शेड्यूल बना कर देंगे कि अब मॉक्स देना शुरू करोगे। ठीक है, अभी मत सोचो मॉक्स वगैरह का। मॉक्स बेटा क्यों देते हैं अपन, ताकि अपन ने जो जो पढ़ा है अपन उसको टेस्ट कर सकें। अभी तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है इतना कुछ, ना तुम लोगों को इतना कुछ आता है कि तुम जाके मॉक्स दे दो। ठीक है, एज आई साइड कोरा पे आंसर्स देख लो कि उस बच्चे ने 50 मार्क्स दिए थे, इसने उसकी 100% आ गए, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहोगे तुम लोग, कोई मतलब नहीं बेटा इसका। हाँ जी बेटा। बेटा टेस्ट देने के काफी फायदे होते हैं। कौन सा डाउट सर्वेश बेटा, प्रथमेश बेटा वापस से पूछ करो। बेटा अभी एक एक करके बढ़ते चलो, सारे करने, सब करेंगे अपनी क्लासेस में। ठीक है रितिका, एनालिसिस पे फोकस करो फिर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे कल क्लास में गलती से बोल दिया था कि 12 क्वेश्चन गलत हैं पूरे बुक में, तो बच्चे डाउट पोस्ट करने लग गए कि बताओ कौन कौन से गलत हैं। बेटा सॉल्व तो करो पहले, पता लग जाएगा तुमको पढ़ने के बाद कौन से गलत हैं। इतने बेवकूफ मत बनो। बेटा मैंडेट तो जीवन में कुछ भी नहीं होता। सारे बेटा सारे।
बेटा पता है 2 घंटे हो गए उसको। आयान बेटा कंटेक्स्ट ही है, धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो जाएगी। सौरभ बेटा जब आएंगे बता दूंगा, अभी रेलेवेंट नहीं है, अभी मैंने तुमको दे रखे हैं चीजें करने के लिए। ये हो गया तुम्हारा पूरा RC99 तुमने खत्म कर लिया, पूरा ओजी खत्म कर लिया, पूरा RC13 खत्म कर लिया। इसके बाद की 2 बुक्स और हैं, क्या तुमने वो खत्म कर ली जो तुम ये पूछ रहे हो? मतलब पढ़ना तुमने है नहीं, बस तुमको हार्ड ड्राइव के अंदर कंटेंट भरे जाना है। क्या करोगे बेटा उस कंटेंट का? कहाँ लेके जाओगे? हाँ तो नहीं पता तो बेटा जो बता रखा है वो करो ना, सिर्फ तुमको क्यों पता लगानी है क्रोनोलॉजी क्या करनी है? जो क्लास में बताया जा रहा है बस वो करते रहो। क्यों जाननी क्यों है तुमको क्रोनोलॉजी की करना क्या क्या है? बस बता देते ना बेटा हम क्लास में आके कि ये करना है, इसी पे फोकस रखो। सब कुछ क्यों जानना है तुमको? क्या करोगे बेटा इतना ज्ञान लेके? अच्छा वाला ज्ञान लो ना बेटा, जो क्लास में पढ़ाते हैं। ये सारी चीजों का ज्ञान क्यों चाहिए तुमको? चलो शुरू करते हैं। सो अपन ने 4 RCs डिस्कस करने के लिए बोले थे, ठीक है। वी वर सपोज टू डिस्कस RC नंबर 13, RC नंबर 18, RC नंबर 19 एंड RC नंबर 29, ठीक है। इनमें से अपन 4 RCs ट्राई करेंगे डिस्कस करने के, ऑल्दो आई एम क्वाइट श्योर कि अपन चारों नहीं कर पाएंगे, एंड टू बी क्वाइट ऑनेस्ट 18th RC मुझे डिस्कस कराना भी नहीं है। सो वी आर मेजरली गोइंग टू फोकस ऑन 13, 19 एंड 29। इसमें से पैसेज नंबर 13 काफी ज्यादा इजी था, पैसेज नंबर 19 थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का था, और पैसेज नंबर 29 शायद इन चारों में से सबसे ज्यादा इजी था, ठीक है। सो रिलेटिवली वी विल जस्ट ब्रीज थ्रू दी RCs। 21 नहीं बोला था बेटा मैंने। वी विल जस्ट ट्राई टू ब्रीज थ्रू ऑल ऑफ दीज RCs। बेटा 21 नहीं बोला था मैंने, बस 4 RCs करने के लिए बोले थे ना, 13, 18, 19, 29। 21 किसने बोला था? बोला किसी ने कि मैं 21 डिस्कस कराऊंगा? मैंने कहीं पे पोस्ट किया था ये कि मैं आज 21 डिस्कस कराऊंगा? बेटा अगले हफ्ते का बोला था वो। 21 अगले हफ्ते के लिए बोला था। ये यार क्या ही बच्चे हो। बहुत दिक्कत होती है सर, बेटा मुझे भी बहुत दिक्कत होती है ऐसे क्वेश्चन देख के। बताओ तुम लोगों को ये नहीं पता करना क्या है क्लास में, ऐसे कैसे चलेगा बेटा? चलो ठीक है। सो बेसिकली वी विल जस्ट मूव इन डायरेक्ट सीरियल नंबर वाले फैशन के अंदर, 13 से शुरू करके 29 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है। फॉन्ट दिख रहा है सबको? और ज्यादा जूम इन करना है? थोड़ा सा जूम इन बेटा, थोड़ा जूम इन नहीं होता मेरे पास, फिर मेरे पास बहुत ज्यादा जूम इन होता है। अभी ठीक है। सो देखो आज थोड़ा ट्राई करते हैं कि सॉल्विंग वाला पार्ट कैसे करना है, ठीक है। कि बेसिकली अपन एक आरसी को नॉर्मली अप्रोच कैसे करते हैं। मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैं थोड़ा सा मैपिंग वगैरह पे टच अपॉन करूंगा आज के क्लास के अंदर, सो वी विल कवर दैट एज वेल कि मैप अपन के नॉर्मली किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। वो सारी चीजों पे नॉर्मली किस तरीके से फोकस किया जा सकता है, ठीक है। बहुत ब्लैक हो गई है? मतलब क्या ब्लैक हो गया बेटा? सो रिलेटिवली अपना फोकस आज के क्लासेस के अंदर कॉम्प्रिहेंशन वाली साइड पे अपन कम रखेंगे, और कंपैरेटिवली ये चीज पे ज्यादा रखेंगे कि अपन कंपैरेटिवली सॉल्विंग वाले एस्पेक्ट को कैसे ज्यादा देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आउट विद दिस। कंपैरेटिवली ये आरसी पढ़ने में काफी ज्यादा इजी था, ठीक है। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। इसमें बस तुम्हारे पूरे के पूरे एक जो 9th 10th क्लास की रिप्रोडक्शन की बायोलॉजी आती है कि स्टिग्मा वगैरह क्या होता है, उसका अगर तुमको थोड़ा सा भी नॉलेज अगर याद था, ये पूरा का पूरा बहुत इजीली क्रैक हो जाता,
ठीक है, कि तुमको एक इसमें एक क्वेश्चन है कि मेल ऑर्गन कहीं पे दे नहीं रखा अपन को, तो मेल ऑर्गन के बारे में अपन ने कैसे इन्फ्लुएंस ले ली। अभी यहाँ पे बेटा बात वही होती है कि अपन को मेल ऑर्गन नहीं दे रखा, बट अपन को रिप्रोडक्शन दे रखा है। ठीक है, अपन को इतना तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि रिप्रोडक्शन के लिए अपन को मेल एंड फीमेल दोनों चाहिए, राइट। ऐसे अकेले से हर, या तो अगर ऐसा नहीं होता है देन अपन को हर्माफ्रोडाइट्स वाला एग्जांपल दिया जाना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, कि इस तरीके से कोई सिंगल स्पीसीज है जो खुद के बच्चे पैदा कर लेती है। ओके, अपन को इस तरीके की चीज नहीं दे रखी है, देन वी विल ऑलवेज गो विद द अजम्पशन कि ठीक है यहाँ पे मेल टू फीमेल का दोनों का आएगा, अपन को फीमेल के स्टिग्मा वगैरह के बारे में, ओवरीज वगैरह के बारे में दे रखा है, देन ऑफ कोर्स वी विल हैव टू अज्यूम कि पॉलिनेशन के लिए मेल ऑर्गन कहीं ना कहीं पे आएगा ही आएगा। ठीक है, दिस मेक सेंस। बेटा सेल्फ पॉलिनेशन वाला भी दे रखा था। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं, बताता हूँ मैं तुम लोगों को कहाँ पे क्या दे रखा है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ना, व्हेन वी नॉर्मली ट्राई टू अप्रोच एनी सॉर्ट ऑफ आरसी, ठीक है, अपन सबसे पहले क्या करते हैं, अपन सबसे पहले देखते हैं एग्जाम कंडीशंस के लिए क्या ये वो वाला जॉनर है जो मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अभी तक तुम लोग अपना एक्सेल रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, तुमको पता लग गया होगा कि तुम्हारा सबसे अच्छा जॉनर कौन सा है इन जनरल, और सबसे बुरा जॉनर कौन सा है, बेस्ट एंड वर्स्ट कौन से हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, सो अभी तक तुम लोगों को काफी ज्यादा अच्छा आइडिया लग गया होगा। एंड अगर लेट्स से कि ये वाली चीज तुम्हारी इंप्रूव नहीं होती है, लेट्स से फिलोसफी इज योर वर्स्ट अफेक्टेड जॉनर, ठीक है, एंड लेट्स से इकोनॉमिक्स इज योर बेस्ट जॉनर, तो सबसे पहले तुम क्या देखोगे, अगर तुमको पता है कि नॉर्मली तुम्हारी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा कम है दैट यू आर गोइंग टू गेट फिलोसफी राइट, और अगर पूरा का पूरा आरसी फिलोसफी का ही निकल जाता है, ठीक है, देन व्हाट वी विल डू इज कि अपन इनिशियली फर्स्ट राउंड के अंदर फिलोसफी अटेम्प्ट नहीं करेंगे, अपन बाद में टाइम बचता है तो उसके पास आएंगे, बिकॉज अपनी यहाँ पे नॉर्मली एक्यूरेसी कम रहती है, और अपना हमेशा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है एग्जाम के अंदर कि अपन एक्यूरेसी और अटेम्प्ट दोनों को मैक्सिमाइज कर पाए। ठीक है, एक्यूरेसी और अटेम्प्ट अपन को दोनों चीजें मैक्सिमाइज करनी होती है अपने एग्जामिनेशन के अंदर। तो यहाँ पे अपन उसी चीज पे फोकस करेंगे कि अगर अपना कोई जॉनर बिल्कुल ही अच्छा नहीं है तो अपन उस जॉनर को बाद में अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, बट देन अगेन अभी तुम लोगों ने इतने आरसीज नहीं सॉल्व किए, इतना तुम लोगों ने बैकग्राउंड नॉलेज गेन करने की ट्राई नहीं की है जो तुमको एक्चुअल के अंदर ये सारी चीजें रिलायबल रखें। वो चीजें अगले एक दो महीने के अंदर अपन काफी अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद का जो तुम लोगों का रहेगा कि ठीक है ये वाला जॉनर बिल्कुल ही समझ में नहीं आता एटसेट्रा एटसेट्रा, उसके बाद वो चीज थोड़ी सी ज्यादा रिलायबल होने लग जाएगी, उसके बाद वो डेटा थोड़ा ज्यादा रिलायबल रहने लग जाएगा। अभी के केस के अंदर अपन को सभी कुछ अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बट दिस इज जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि अपन नॉर्मली किस तरीके से देखना शुरू करते हैं आरसी को। ठीक है, फिर अपन ने आरसी देख लिया, अपन उसके बाद स्किम करते हैं। स्किमिंग में अभी नहीं बता रहा तुम लोगों को कि क्या होती है, अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो अपन को नॉर्मली स्किमिंग से पता लगता है कि जॉनर क्या है। फिर अपन सेकंड चीज क्या करते हैं ना, अपन ये चीज देखते हैं क्या इसके क्वेश्चंस पढ़ना पहले ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा अपने लिए, या अपने लिए आरसी पढ़ना पहले ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी करेक्ट आंसर नहीं होता कि तुमको किसी आरसी में पहले क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए या पहले आरसी पढ़ना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली एक रूल ऑफ थंब क्या रहता है ना, दैट फॉर एग्जामिनेशंस लाइक आईआईएफटी, ठीक है, इट वुड मेक सेंस टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। ओके, एट द सेम टाइम कैट के अंदर नॉर्मली क्वेश्चन पहले पढ़ने का कोई एडेड एडवांटेज नहीं मिलता है, अनलेस एंड अनटिल तुम्हारा खुद का पूरा सॉल्विंग स्टाइल उस तरीके से डेवलप हो चुका है कि तुम क्वेश्चंस पढ़ के सीधे सीधे वो चीज बहुत जल्दी स्पॉट कर पा रहे हो। ठीक है, उस केस में तुम्हारे लिए शायद क्वेश्चंस पहले पढ़ने का एडवांटेज हो जाए, बट देन अगेन ये काफी ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक हो जाएगा, काफी इडियोसिंक्रेटिक हो जाएगा। ये चीज ऐसी है कि प्रोबेबली वंस यू आर डन विद आरसी 99, तुम्हारे आरसी 99 खत्म करने के बाद अप्रोक्सीमेटली 200 आरसीज हो चुके होंगे। उसके बाद तुम अगले 25-30 आरसीज के अंदर ये चीज ट्राई करके देख सकते हो कि ये वाले आरसीज के अंदर क्वेश्चंस पहले पढ़ने से कोई एडवांटेज मिल रहा है। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है देन वो चीज करने का सेंस नहीं बनता, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अभी पॉइंट क्या है ना कि अभी अपन बेसिकली बेसिक्स पे काम कर रहे हैं। बेसिक्स अपने खत्म हो जाएंगे, बेसिक्स अपने काफी अच्छे इंप्रूव हो जाएंगे, अपनी 80-90% जो अपन कल भी बात कर रहे थे एक्यूरेसी आने लग जाएगी। उसके बाद का अपना ऑब्जेक्टिव रहता है कि अभी अपन एफिशिएंसी पे फोकस करें, कि अपन को एक भी क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से सॉल्व हो पा रहा है, अपन की 1% भी एक्यूरेसी वहां पे बढ़ पा रही है, देन वो 1% काफी सिग्निफिकेंट हो जाता है अपने लिए। बिकॉज 80-90 क्रॉस करने के बाद वो एक एक परसेंट पे तुम्हारी एक एक परसेंटाइल आधा आधा परसेंटाइल मूव हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे वो चीज काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगी। अभी के लिए अपना लेकिन फोकस वो नहीं रहेगा, अभी तो अपन को सभी कुछ करना है कैसे ना कैसे करके। ठीक है, अभी अपन पहले आरसी पढ़ के फिर क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज उस पे कॉम्प्रिहेंशन कंपैरेटिवली ज्यादा इंप्रूव होता है अपना। ठीक है, हाँ जी बेटा, वो शिवम रहता है वो चीज, इसीलिए सबके लिए काम नहीं करती है। क्वेश्चंस पहले पढ़ने से डेफिनेटली बायस आता है, इसलिए वो चीज सबके लिए काम नहीं करेगी कभी भी। आरसी 99 की डेडलाइन कब है बेटा? सारे के सारे आरसी क्लासेस वापस देखो, उसमें बताइए। ठीक है,
लाइफ सॉल्विंग बेटा वही तो कर रहा हूँ। कोई बात नहीं हर्ष, चलेगा। ठीक है। सो अपन ने ये सारी की सारी चीजें कर ली, क्या क्या अपन को क्वेश्चंस पहले करने, क्या अपन को स्किमिंग करनी, ये सारी के सारे प्रोसेस के अंदर अपन को नॉर्मली लगते हैं 5 से 10 सेकंड। ठीक है। उसके बाद फिर अपन ढंग से लेट से अपन ने सारी प्रोसेस खत्म करने के बाद डिसाइड कर लिया कि अपन को एक्चुअल में सॉल्व करना है आरसी, तो अपन उसको किस तरीके से अप्रोच करते हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। नॉर्मली क्या रहता है ना, अपन आरसी लेंगे, अपन पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है। एक जस्ट जनरल अप्रोच रहती है कि तुमको कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा, उसको रीरीड नहीं करना, बस स्किप करके आगे बढ़ जाओ। अगर बाद में रिलेट कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो पैसेज खत्म करने के बाद वाले पार्ट पे वापस आओ कि मुझे ये समझ में नहीं आया था, शायद पूरा कंटेक्स्ट के बाद समझ में आ गया। ठीक है। सो शायद उसके बाद समझ में आ जाए। ओके। नॉर्मली अपन एक्चुअल के अंदर अपना ऑब्जेक्टिव यही रहेगा। अभी तुम लोग रीरीड कर रहे हो, अगेन मैं काफी ज्यादा बैकग्राउंड में तुम लोगों को चीजें बता रहा हूँ इंस्टेड ऑफ एक्चुअली सॉल्विंग देयर सी, बट ठीक है, तुम लोगों को समझनी स्टार्ट करनी पड़ेंगी अब ये चीजें। ठीक है। कंपैरेटिवली क्या रहता है ना कि अपन को आरसीज एक्चुअल में रीरीड नहीं करने होते हैं। ठीक है। वी आर नेवर सपोज टू रीरीड द आरसीज अनलेस एंड अनटिल वी आर सॉल्विंग अ स्पेसिफिक टाइप प्रॉब्लम। ओके। अभी अपन रीरीड कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं, 4 बार कर रहे हैं, अपन बार बार पूरा आरसी पढ़ रहे हैं, अपन आधा पौन घंटा लगा रहे हैं, अभी के लिए ठीक है, अगले 1-2 महीने के लिए ये चीज ठीक है। बट उसके बाद एक बार के लिए अपने मॉक्स वगैरह शुरू हो जाएंगे, अपन उसके बाद बिल्कुल भी रीरीड नहीं करने वाले। ठीक है। अपन एक बार पढ़ेंगे, थोड़ा ज्यादा टाइम लगा के पढ़ेंगे, बट अपनी इफेक्टिवनेस इतनी ज्यादा होनी चाहिए, अपनी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा होनी चाहिए दैट वी डू नॉट हैव टू रीरीड एनीथिंग, एज सिंपल एज दैट। ओके। सर जेएनआर का कमलो नहीं आया अभी तक, ये क्या क्या कौन सी भाषा बोल रहे हो बेटा? समझ नहीं आया बेटा मेरे को, क्या बोल रहे हो आप? हाउ टू डू दैट विदाउट रीडिंग आंसर्स? बेटा टाइम लगेगा उसमें, अगले महीने से शुरू करेंगे। बेटा आ जाएगा वो, जो भी क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन है ना उस पे लगाओ। ठीक है। चलो अभी मैं सब कुछ इग्नोर करके पार्ट से पढ़ना शुरू करता हूँ। तुम लोग अगेन वही वाली चीज पूछोगे जो मैं लिटरली 500-600 बार बता चुका हूँ अब। ठीक है। सो वी विल स्टार्ट द आरसी एंड आई विल टोटली इग्नोर एवरीथिंग एल्स। The rate at which pollen settles is dictated principally by the size and the density of the grain. Slower the settlement, ठीक है, पढ़ने की नीड नहीं है. Numerous species reduce the density of their pollen grains through air cavities in the walls. Grains of many species quickly dehydrate. ठीक है, अपन ने वाटर वाला पार्ट दे दिया. यहाँ पे अपन बेसिकली pollen के बारे में बता रहे हैं. ये अपना मैप बन गया, pollen intro. Okay. There is a limit, however, to the lower range of the pollen size. एक lower limit अपन ने लगा दी है. Slower particles becomes the more difficult it is to capture. The more difficult its capture because an airflow carrying particles sweeps past surfaces inertia. ठीक है, अपन को बेसिकली ये बोल दिया लिमिट है. स्मॉलर पार्टिकल ज्यादा डिफिकल्ट होता है कैप्चर करने के लिए, तो नॉर्मली इनको बड़ा होना चाहिए, विच इज समवट हेयर, कि अपन डेंसिटी ही कम कर सकते हैं, साइज कम नहीं कर सकते एक लेवल के बाद में. Usually considered a primitive feature in textbooks, wild pollination has in fact reappeared independently in many plant groups relative recently in geological time. अपने पास अलग अलग तरीके होते हैं पॉलिनेशन के. यहाँ पे अपन विंड पॉलिनेशन की बात करें और अपन यहाँ पे बेसिकली बोल रहे हैं कि साइज का एक लिमिट होता है डाउन साइड का, तो बेसिकली अपना सारा का सारा फंक्शन डेंसिटी के ऊपर रहता है. ठीक है. और अदर मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म वाला पार्ट भी ठीक है. जनरल टेक्स्ट बुक स्टिल often give the impression that the anemophilia syndrome is rather, मुझे नहीं पता है क्या होता है, इज रादर अनइंटरेस्टिंग. इसका कुछ विंड से रिलेटेड ही होना चाहिए रूट्स के हिसाब से. तो ऑफन डिफाइनिंग इट मेनली एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव्स, मतलब ये बुरी चीजें पढ़ने की नीड नहीं है कि क्या है. दिस व्यू सीम्स जस्टिफाइड बाय द पोटेंशियल हजार्ड्स एज अ pollen grain is subject to when transported over long distance. ठीक है. तो विंड पॉलिनेशन नॉट एज गुड, नॉट परफेक्ट, ये बोल रहे हैं अपन बेसिकली यहाँ पे. Pollen loss through happenstance is compensated for in wind pollinated plants to a large degree by pollen to ovule ratios that greatly exceed those in insect pollinated species. And unlike the sticky pollen grains of plants, blah blah blah, better catch any floating grain. Similarly, wind pollinated plants typically evolve to grow in stands. ठीक है. अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कि अलग अलग pollinization के अलग अलग mechanisms रहते हैं, kind of the same idea that we were talking about. ठीक है. However, recent research has shown that several remarkably sophisticated mechanisms for dispersal and capture are characteristic of wind-pollinated plants. Pollen release is often tied to the recognition of analogous environment clues, relative organs to biological features, density and size. Again, density and size की अपन बात करें, जो अपन ने फर्स्ट पैरा की बात की थी, तो ये अपना फ्लो बन गया फर्स्ट पैरा से.
ये वाला पैराग्राफ अगेन अपन वही चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। द शेप ऑफ फीमेल ऑर्गन क्रिएट्स, तो यहाँ पे अपन फीमेल ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पे मेल ऑर्गन का भी कुछ दिया गया होगा अपन को इनडायरेक्टली। द ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑर्गन कॉजेज एयर फ्लो टू सेपरेट अराउंड, अपन यहाँ पे फिर भी मैकेनिज्म बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है इतना। स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस पैटर्न कंबाइंस विद फिजिकल प्रॉपर्टीज, एरोडायनामिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस सिनर्जिज्म कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज पॉलन कैप्चर एफिशिएंसी ऑफ ओव्यूलेट ऑर्गन। ठीक है, मेजरली अपन सारे के सारे मैकेनिज्म बता रहे कि एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी। ओके, अभी क्वेश्चंस करते हैं। In general, according to the author of the passage, pollen grains that would have the greatest dispersal range would have which of the following? Size दे रखा है, डेंसिटी दे रखी, ड्राइनेस अपन को हाइड्रेशन का दे रखा था, ये भी है, लो डेंसिटी भी है, तो इसका 1 2 3 तीनों होने चाहिए। सो डी आंसर हो जाना चाहिए इसका। ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा बेटा, चश्मा लगाओ। अच्छा, जूम करने की बोल रहे हो। ड्राइनेस बेटा डिहाइड्रेशन वाला पार्ट दे रखा है ना अपन को, वहां से अपन इन्फर कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल साइज और डेंसिटी तो अपन को दे रखी है, ड्राइनेस वाला पार्ट भी अपन को इन्फ्रेंस में दे रखा है कि जो हाइड्रेशन वाला पार्ट है अपन उसे इन्फर कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोन ऑफ द पैसेज डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, इसको तो पढ़ने की नीड ही नहीं थी। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सेट फॉर द पैसेज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म्स हैव टू प्रोड्यूस पॉलन लॉस एक्सेप्ट रिटेंशन ऑफ पॉलन विद इन द मेल ऑर्गन, वेदर व्हेन वेदर कंडीशंस आर नेट कंड्यूसिव और डिस्पर्सल। ये चीज अपन को दे रखी है पैसेज के अंदर। फीमेल ऑर्गन के बारे में दे रखा है तो मेल ऑर्गन भी अपन इंप्लाई कर सकते हैं, ये दे रखा है, एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर अपन को दे रखा है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन लार्ज पॉपुलेशन विद फ्यू स्पीसीज, ये वाला पार्ट भी अपन को दे रखा है, स्टैंड्स के अंदर ग्रो करते हैं। क्रिएशन ऑफ स्पीसीज स्पेसिफिक एयर फ्लो डिस्टर्बेंस, ये वाला पार्ट भी अपन को लास्ट पैराग्राफ में दे रखा है। डेवलपमेंट ऑफ इंट्रिकेट मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, ये चीज अपन को नहीं दे रखी है। सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करने के लिए होता है क्या अपन को वो नहीं दे रखा, जस्ट उसका ब्रीफ दे रखा है। हाई पॉलन टू ओवल रेशियोज, ये पार्ट भी अपन को दे रखा है, तो इसका आंसर भी 3 हो जाना चाहिए। एक ऐसे भाई बेटा दे रखा है अपन को फीमेल ऑर्गन के बारे में दे रखी है चीजें, तो अपन उससे मेल ऑर्गन भी इंप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज अगर फीमेल ऑर्गन पॉलिनेशन चाहिए तो पॉलिनेशन के लिए और रिप्रोडक्शन, पॉलिनेशन बेसिकली रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो अपन को रिप्रोडक्शन के लिए मेल ऑर्गन भी चाहिए होता है। अपन को फीमेल ऑर्गन के बारे में दे रखा है, ठीक है, तो अपन मेल ऑर्गन के बारे में भी सेम चीज इन्फर कर सकते हैं। ठीक है, डी वाला पार्ट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इंट्रिकेट मैकेनिज्म्स टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। अपन को सेल्फ पॉलिनेशन का सिर्फ ब्रीफ दे रखा है कि सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करने की ट्राई करते हैं, मैकेनिज्म अपन को सेल्फ पॉलिनेशन का नहीं दे रखा। वो मैकेनिज्म अपन को कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं कर रखा, इसलिए अपन का आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, एक्सटर्नल नॉलेज क्यों लगाना है? कौन सी एक्सटर्नल नॉलेज लगाई बेटा अपन ने? रिप्रोडक्शन के अंदर लगता है 2 ऑर्गन्स लगते हैं ना बेटा, अनलेस एंटिल यू आर हर्माफ्रोडाइट, मेल ऑर्गन फीमेल ऑर्गन दोनों लगेंगे, उसके बिना रिप्रोडक्शन नहीं पॉसिबल है। ठीक है, पॉलन टू ओव्यूल रेशियो लास्ट पैराग्राफ में दे रखा है, देखो। लॉडिटरी टोन क्या होता है सर? बेटा ये टोन्स की क्लास में बताया था, लॉडिटरी होता है कि अपन किसी चीज की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। बेटा मेल ऑर्गन का डिटेल इंपॉर्टेंट ही नहीं है, अपन को फीमेल ऑर्गन के बारे में दे रखा है, बाय रिलेशन अपन फीमेल मेल ऑर्गन के बारे में भी वो चीजें इन्फर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स तुम ये नहीं बोलोगे कि साइज वगैरह सेम रहेगा, वहां पे अपन को दे रखा है कि फीमेल का साइज डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वो चीज अपन बोल सकते हैं कि ठीक है, मेल का ऑब्वियसली इसका डिफरेंट साइज रहेगा, क्योंकि नॉर्मली क्या रहता है ना, मेल ऑर्गन पॉलन रिलीज करेगा, फीमेल ऑर्गन पॉलन कैप्चर करेगा। ठीक है, अभी कंपैरेटिवली क्या रहता है, कुछ स्पीसीज होते हैं जैसे अपन जो ओशन वाला आरसी करेंगे वहां पे हर्माफ्रोडाइट्स के बारे में अपन को दे रखा है। ठीक है, अब जैसे कुछ स्पीसीज रहती हैं जो अपने मेल को खा जाती हैं या पिघल के उसके अंदर मेल बन जाता है। ठीक है, दे बिकम टेस्टिकल्स और उससे वो रिप्रोडक्शन खुद से कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन वो केसेस की बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली अगेन जो बेसिक बायोलॉजी होती है कि अपन को मेल ऑर्गन फीमेल ऑर्गन दोनों चाहिए होते हैं। क्रिटिकल नहीं है, अपन कुछ भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, डी अपन को दे ही नहीं रखा बेटा, अपन को मैकेनिज्म नहीं दे रखा। बेटा वरुण रुको, आता हूं उस पर। ठीक है, अपन इसको एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए सबको समझ में आ गया? ए कैसा एलिमिनेट हुआ? ठीक है, बी पे आते हैं। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन लार्ज पॉपुलेशन विद फ्यू स्पीसीज, ये वाला अपन को स्टैंड्स वाला एग्जांपल दे रखा है, ट्रॉपिक्स वाला। ठीक है, उससे अपन एलिमिनेट कर सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन लगा के। सी के अंदर क्या है? क्रिएशन ऑफ स्पेसिफिक एयर फ्लो डिस्टर्बेंस पैटर्न्स, ये चीज भी अपन को सेकंड लास्ट पैराग्राफ में दे रखी है। ठीक है, एक बार वापस से पढ़ के देखोगे ये चीज तुमको दिख जाएगी। ओके, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं डी वाला पार्ट है, अपन को सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करने के लिए क्या ये करते हैं, वो मैकेनिज्म अपन को नहीं दे रखा, जैसे अपन को एक छोटी सी लाइन दे रखी है टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और उसके अलावा अपन को और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो डी के अंदर अपन को एक्चुअल में इंट्रिकेट मैकेनिज्म कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं कर रखा है। ठीक है, कि क्या है, क्या वो डेवलप होता है नहीं होता है।
हाई पॉलन टू ओव्यूल रेशियोज, ये वाला पार्ट भी अपन को दे रखा है लास्ट पैराग्राफ के अंदर, ये चीज भी तुम एक बार वापस पढ़ के वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, अपन को जो चीज ढंग से नहीं दे रखी है वो है डी, सो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस मेक सेंस। बेटा वेदर कंडीशंस, जो विंड पॉलिनेशन होता है, विंड पॉलिनेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? विंड के ऊपर। विंड किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? वेदर के ऊपर। एज सिंपल एज दैट। बेटा अपनी अपन मैकेनिज्म नहीं बता रहे वहां पे कि ये डेवलप कैसे हुआ है या कैसे हो रहा है। ठीक है, एट द सेम टाइम अपन को एयर फ्लोस वगैरह के बारे में भी दे रखा है कि कैसे चीजें घूमती हैं, दैट कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू द वेदर एस्पेक्ट ऑफ इट। ठीक है, पीयूष बेटा एक बार वापस पूछो। बेटा 3 का ए वापस से बता रहा हूं मैं, अपन को फीमेल ऑर्गन के बारे में क्या क्या डिटेल्स दे रखी है एक बार वो पढ़ो, और उससे देखो कि अगर फीमेल ऑर्गन के बारे में दे रखी है देन क्या अपन सेम चीजें मेल ऑर्गन के बारे में इन्फर कर सकते हैं, बिकॉज बिना मेल ऑर्गन के रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एक बार वाला पार्ट वापस से पढ़ो, फीमेल ऑर्गन वाला, ये वाला पार्ट तुमको समझ में आ जाएगा। एक बार जस्ट ये वाली लाइट में पढ़ना कि फीमेल ऑर्गन है तो मेल ऑर्गन इंप्लाइड होता है। ठीक है, ए में रिटेंशन का उसी से पता लगेगा अपन को, एक बार वो पार्ट वापस से पढ़ोगे तुमको समझ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये? नहीं बेटा, अपन को ये दे रखा है कि एक लिमिट के बाद छोटा हो नहीं सकता। अपन को फर्स्ट वाली लाइन के अंदर ही पैराग्राफ की क्या दे रखा है, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दे रखा है कि 3 चीजें डिपेंड करती हैं, साइज जितना छोटा होगा उतना दूर जा सकता है, और ये लॉजिकल भी है ना। नॉर्मली पॉलिनेशन क्या होता है कि तुम कुछ पार्टिकल्स को, तो कुछ ग्रेन्स को, पॉलन्स आर रियली स्मॉल ग्रेन्स, ठीक है, तुम उनको इधर उधर कहीं पे भेज रहे हो। अभी कोई चीज ज्यादा दूर तक ट्रेवल कैसे करेगी? हवा की वजह से, या तो वो बहुत ज्यादा छोटी होगी या वो बहुत ज्यादा हल्की होगी। ठीक है, अभी हल्की और भी किसी रीजन की वजह से कैसे हो सकती है कि वो उसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल कम हो, राइट, उसमें मॉइस्चर कम होगी तो वो वैसे ही हल्का हो जाएगा ना। उसमें एयर फ्लो ज्यादा होंगे, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, साइज बड़ा करके उसको बढ़ा दो, पैराशूट की तरह उड़ती भी चली जाएगी कहीं पे। ठीक है, उसमें एयर फ्लोज वगैरह बनते रहेंगे तो एयर पैकेट्स उसके अंदर बन जाएंगे तो उसका साइज और कम हो जाएगा। दिस मेक सेंस? बेटा डिफरेंट होगी, बट कैन वी इन्फर मेल ऑर्गन्स की प्रॉपर्टीज फ्रॉम फीमेल ऑर्गन्स? दैट इज द इंटायर थिंग। अपन कर सकते हैं वो चीज। एक बार वो वाला पार्ट वापस से पढ़ो, रुको मैं खोल के दिखाता हूँ तुमको। ठीक है, कहाँ दे रखा है अपन को फीमेल स्पेसीज का? डायरेक्टली मेंशन्ड है मोहित बेटा, फर्स्ट पैराग्राफ देखो। ठीक है, द शेप ऑफ द फीमेल ऑर्गन क्रिएट्स पैटर्न्स ऑफ एयर फ्लो डिस्टर्बेंसेस थ्रू विच पॉलन ग्रेन्स ट्रेवल। The obstructing organ causes airflow to separate around windward surfaces and creates turbulence along leeward surfaces as ambient wind speed increases. ठीक है, अगेन जो वेदर वाला पार्ट था वो यहाँ पे कवर हो गया तुम्हारा। बिकॉज द ज्योमेट्री ऑफ फीमेल ऑर्गन्स इज ऑफ्टन स्पेसीज स्पेसिफिक, एयरफ्लो डिस्टर्बेंस पैटर्न्स दैट आर आल्सो स्पेसिफिक कैन बी जनरेटेड। ठीक है, तो अपन यहाँ पे सिर्फ फीमेल की बात करें। स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस पैटर्न कंबाइंस विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्पीसीज पॉलन टू प्रोड्यूस अ हाईली सिनर्जिस्टिक पैटर्न ऑफ पॉलन कोल्यूशन ऑफ विंडवर्ड सर्फेसेस। ये वाला जो पार्ट हो गया ना अपना स्पीसीज पॉलन, ये इनडायरेक्टली मेल ऑर्गन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, बिकॉज पॉलन फीमेल ऑर्गन और मेल ऑर्गन दोनों में आता है। मेल ऑर्गन जनरेट करके ट्रांसफर करता है, फीमेल ऑर्गन उसको एब्जॉर्ब करता है। दिस मेक सेंस? यहाँ पे अपन वो चीज इन्फर कर सकते हैं। ठीक है, कि उसे कोल्यूशन होगा और उसी को एब्जॉर्ब करेगा। बहुत छोटा सा पॉइंट था। अपन को फीमेल पार्ट का दे रखा है, पॉलन वाले पार्ट से अपन स्पेसीज का पॉलन प्रोड्यूस कहां से हो रहा है, एब्जॉर्ब कहां से हो रहा है, वो दोनों चीजें से अपन मेल वाला भी समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी बेटा, अपन इन्फर कर सकते हैं उसको। सपोज मैकेनिज्म सेल्फ हो, सब पॉलन होगा कि नहीं, तो उस हिसाब से भी ये रिड्यूस नहीं कर पा रहा पॉलन लॉस को, तो वो विंड पॉलिनेशन करेगा, एंड विंड पॉलिनेशन में पॉलन लॉस तो होगा ही ना। बेटा सेल्फ पॉलिनेशन से प्लांट ही मर जाएगा, तो इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करना होता है। अपन को जस्ट दे रखा है दैट दे ट्राई टू प्रिवेंट इट, बट मैकेनिज्म अपन को नहीं बता रखा। दैट इज अ मेजर हाईलाइट। नहीं बेटा वरुण, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हाई रेशो कहाँ दे रखा है, किस चीज का हाई रेशो? किस चीज के हाई रेशो की बात करें बेटा? बेटा ये चीज कॉमन सेंस होती है अर्णव, ये चीज पता होनी चाहिए अपन को कि मेल अगर दे रहा है तो एक रिलीज करेगा, एक एब्जॉर्ब करेगा। बेटा क्या होगा, गेस करो क्या जॉनर होगा इसको? सब कुछ बायोलॉजी के बारे में दे रखा है तो केमिस्ट्री होगा जॉनर, ऑफ कोर्स।
नहीं, वी डोंट हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एग्जैक्टली। ठीक है, चलो लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन द पैसेज इन्फॉर्मेशन इट इज सस्टेनेबल, इट इज रीजनेबल टू कंक्लूड दैट विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स आर लीस्ट लाइकली टू बी फाउंड। कहाँ पे होंगे? जहाँ पे ये तीनों के तीनों फैक्टर्स अपन को कम मिलेंगे। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका, क्या यहाँ पे कम मिलेंगे अपन को? यहाँ पे डेफिनेटली कम मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे मॉइस्चर कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होगा। तो ये अपना आंसर होना चाहिए, बाकी भी देखेंगे। अदर नॉर्दर्न यूरोपियन कैनिफोरियस फॉरेस्ट, क्या इनको अपन को दे रखा है कहीं पे कुछ भी एग्जांपल कि यहाँ पे होगा या नहीं होगा? नॉर्दर्न यूरोप के अंदर फॉरेस्ट के अंदर अपन को मिल जाएगा विंड पॉलिनेशन। ठीक है, ये वाला पार्ट अपन इन्फर कर सकते हैं। पाइन्स वगैरह का अपन को एग्जांपल दे रखा है इसके लिए। वैलीज ऑफ कैलिफोर्निया, वैलीज के अंदर कंपैरेटिवली क्या रहेगा? मॉइस्चर कम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन निकाल लेंगे एक बार के लिए, विंडी रहेगा एग्जैक्टली। वैलीज नॉर्मली विंडी रहती हैं और ड्राई रहती हैं। रिवर बैंक्स के अंदर क्या रहेगा? टेम्परेट क्लाइमेट अपन को दे रखा है, तो ये वाला पार्ट भी अपन इन्फर कर सकते हैं एक बार के लिए। ठीक है, कि यहाँ पे ड्राइनेस कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगी बिकॉज ऑफ टेम्परेट क्लाइमेट्स। ऑन द विंडी स्लोप्स, यहाँ पे विंड वाला पार्ट आ गया, तो इसको भी एलिमिनेट कर दिया। ओनली थिंग दैट डज नॉट मेक सेंस इज डस। ठीक है, यस हर्ष। बेटा लास्ट पैराग्राफ एक बार वापस से पढ़ो। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, स्पेसीज पॉलन, बस ये चीज समझो कि दो ऑर्गन्स होते हैं, मेल ऑर्गन फीमेल ऑर्गन। एक एब्जॉर्ब करेगा और एक रिलीज करेगा, तभी पॉलन 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 की पूरी प्रोसेस खत्म होती है, तभी रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा, विंडी वाला पार्ट दे रखा है ना वर्षा? ठीक है, तो नॉर्मली अपन ऐसे सॉल्व करते हैं आरसी। कुछ भी पल्ले पड़ा, अपन ने क्या किया? आइडियली ये वाला क्वेश्चन 8 मिनट में तुम्हारा सॉल्व हो जाना चाहिए था। ठीक है, विथ क्वेश्चंस। यहाँ पे तुम्हें पैसेज पढ़ने के लिए लगने चाहिए थे 4 से 5 मिनट। ठीक है, 4 मिनट मान लेते हैं, और एक एक मिनट के सारे क्वेश्चन थे, बिकॉज फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी था इसका। सेकंड वाला भी बहुत ज्यादा इजी था, फोर्थ वाला भी बहुत ज्यादा इजी था। थर्ड वाला एक बार के लिए गलत कर सकते थे कि चलो ठीक है, मेल फीमेल वाला थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट एक के एक वो भी गलत भी करे तो भी 75% का एक्यूरेसी यहाँ पे बुरा नहीं था, जो इजीली अटेनेबल था। ठीक है, सो यहाँ पे कंपैरेटिवली जस्ट ये दैट दिस इज द आइडियल नंबर दैट यू शुड हैव। अभी के लिए कितना टाइम लग रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो अभी के लिए फॉर इंस्टेंस थर्ड वाला गलत भी करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार के लिए ये वाला आरसी वापस से सॉल्व करना क्लास के बाद। ठीक है, वापस से मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा इसको, बिकॉज देन अगेन यहाँ पे बस एक छोटा सा रिप्रोडक्शन वाला कंसेप्ट था। वो छोटे से कंसेप्ट के लिए पूरा का पूरा आरसी एक्सप्लेन करने का मुझे बिल्कुल भी सेंस नहीं लग रहा, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, आई रादर प्रेफर कि अगर अपने पास टाइम बच जाता है तो अपन आरसी नंबर 21 भी कर लेंगे। ठीक है, वाई एलिमिनेटिंग डी? बिकॉज यहाँ पे बेटा टेम्परेट क्लाइमेट दे रखा है अपन को, टेम्परेट क्लाइमेट की वजह से ड्राइनेस अपन इन्फर कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे तुमको एक और चीज समझ में आएगी कि अपन को काफी सारे अगर कंसेप्ट नहीं पता तो अपन को पैराग्राफ समझ में ही नहीं आएंगे। अगर तुमको थोड़ा सा भी ध्यान रह जाता कि बायोलॉजी के बारे में अपन को कुछ पता है, क्या ये आरसी तुमको डिफिकल्ट लगता? बेटा बाद में कर लेना मोहित, 15 दिन बाद कर लेना, नहीं होगा। वरुण बेटा डोंट वरी अबाउट दैट, अभी छोड़ो, अभी सब करना है। वैलीज के अंदर भी बेटा विंड होती है, वैलीज का मतलब भी वो रहता है। इंजीनियर्स की बायो वीक रहते हैं बेटा, इंजीनियर्स का क्या स्ट्रांग होता है? नहीं बेटा, कोई लिमिट नहीं होती है। अपन कॉमन सेंस को कॉमन ही मान के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, अभी ना यहाँ पे सेम चीज आ जाती है, ज्योग्राफिकल आइडियाज कैसे करेंगे। ज्योग्राफी बेटा अगेन, फोर्थ वाला पैराग्राफ तुम्हारा, फोर्थ वाला क्वेश्चन इसलिए गलत होगा कि तुमको पता ही नहीं है कि वैलीज के अंदर क्या रहता है, टेम्परेट का क्या मतलब होता है। ठीक है, वो नहीं पता तो उसको स्किप ही करोगे तुम, और कोई सेंस ही नहीं बनता। फॉर इंस्टेंस तुमको टेम्परेट का मतलब नहीं पता, तो तुम क्या ऐसे थोड़ी होगा कि बस बैठे रहोगे वहां पे 10 मिनट के लिए कि तुमको अचानक से टेम्परेट का मतलब समझ में आ जाएगा। वो चीज करने का सेंस नहीं बन रहा। ठीक है, वहां पे बेटर है कि स्किप करो, देखो एक्चुअल में कि वैलीज क्या होती हैं, देखो एक्चुअल के अंदर कि टेम्परेट का क्या मतलब होता है, उससे बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो यहाँ पे स्पेसिफिकली ये वाला अर्थ इतना डिफिकल्ट नहीं था। इफ वी डू द सेम कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बेटा। सी, मैं मेरे आरसी सॉल्व करने का तरीका, बिकॉज यू पीपल स्पेसिफिकली आज की आप एक बार लाइव सॉल्व करके देखो, मैंने इसलिए पढ़ के बताया। मेरे को नीड नहीं है, मैं बिना आरसी पढ़े भी ये क्वेश्चन में 100% एक्यूरेसी ला सकता हूँ। ठीक है, बिकॉज आई हैव बीन सॉल्विंग क्वेश्चन फॉर अ लॉन्ग टाइम।
ओके, मेरे को ऑलमोस्ट पूरी आरसी 99 अभी तक याद भी हो चुकी है, बट अगर नहीं भी होती, माई आरसीज आर गुड इनफ कि ठीक है मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। अभी तुम लोग पहुंचे नहीं हो वो लेवल पे कि तुम ये सारी चीजों की चिंता करने लग जाओ कि हमें कौन कौन सी चीजें स्किप करनी है, ये कैसे समझ में आएगा। अभी कुछ स्किप नहीं करना है तुमको, अभी तुमको सब कुछ करना है। एक बार के लिए तुम्हारा वो लेवल आ जाएगा कि तुम लिटरली 85 90 95% एक्यूरेसी पे पहुंच जाओगे ऑन एवरेज। उसके बाद अपन एफिशिएंसीज पे काम करना शुरू करेंगे कि अपन टाइम कैसे रिड्यूस कर सकें, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, सो अभी मत सोचो वो सब के बारे में। टोन वाला गलत नहीं होना चाहिए था बेटा, टोन वाला सबसे इजी था यहाँ पे। बेटा नॉर्मली पैसेजेस में लगता है, अभी तो तुम काफी इजी वाले पैसेजेस कर रहे हो। एज आई सेड, कल भी मैंने ये बोला था कि तुम 50 वाली रेंज में पहुंच जाओ एक बार आरसीस की। ठीक है, 50 वाली रेंज हो जाएगी या 80s 90s वाली रेंज आ जाएगी ना, तुमको वहां पे लगेगा कि ये तो क्या ही चल रहा है, कुछ ही नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, वहां पे अपन एक एक आरसी में लिटरली 2 2 ढाई ढाई घंटे अपन एक आरसी पे लगाएंगे, सिर्फ क्योंकि वहां पे कंसेप्ट इतने ज्यादा चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अभी जो भी अपन कर रहे हैं काफी हल्के लेवल वाले आरसीज हैं ये। ठीक है, कैट के अंदर इजी आरसी अपन ने एक क्लास करी है, बट कैट में भी डिफिकल्ट आरसीज आते हैं, अपन वो भी करेंगे कि कैट के डिफिकल्ट आरसीज को कैसे डील करना होता है। और उससे भी ऊपर के, बहुत ऊपर के लेवल आरसीज अपन करेंगे क्लासेस के अंदर। ठीक है, लोड मत लो, सब कुछ पॉसिबल है करना, अपन सब करेंगे। ठीक है, छोड़ दाई वो वाला फिर। क्या बेटा, हिंदी बोलो। बेटा वरुण, क्लास सुना करो, बीच बीच में छोड़ के मत जाया करो। ठीक है, छोड़ोगे नहीं समझ में आएगा। ये सौविक बेटा पूछो। डायरेक्टली अभी मत सोचो ये सारी चीजें, विद प्रैक्टिस हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, मत सोचो अभी ये सारी चीजें। बेटा पूछो तभी तो बताऊंगा। 3 बार बोल चुके हो सर चीज पूछनी है तो चीज पूछ लो। नहीं बेटा स्वागतम, मैं जो बनाऊंगा वो से ज्यादा टफ होंगे। रुको तुम बेटा भी, मैं तुमको इंट्रोडक्शन सेशन में बताया था कि मेरे से इजी आरसीज नहीं बनते हैं। अरे हाँ यार, मैपिंग बताना भूल गया मैं। मैपिंग चलो इस वाले में बताता हूँ तुम लोगों को। 19th वाला था ना, ये वाला आरसी का क्या रिव्यू है? कोई बात नहीं सौभिक बेटा, डोंट वरी अबाउट इट, हो जाएगा विथ टाइम। अरे हाँ 18 भी बताना था, सॉरी माय बैड। 18 के अंदर मेरे को एक्चुअली में कुछ एक्सप्लेन नहीं करना था। 18 वाला पैसेज बहुत ज्यादा इजी था। 18 के अंदर जस्ट ये था कि इसके अंदर एक क्वेश्चन गलत है। कौन सा क्वेश्चन गलत है इसमें? इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन गलत है। इसका आंसर सी होगा। बस ये चीज देख लेना। और प्लीज इसके ऊपर डाउट पोस्ट करना प्लीज बंद कर दो, ये गलत है। ठीक है, जस्ट मेरे को ये बताना था तुम लोगों को, इसलिए इसको बोला था कि एक बार देख लेना। ठीक है, इसका आंसर गलत दे रखा है बुक के अंदर, इसको इग्नोर कर देना, इसका आंसर सी ही है। ठीक है, थर्ड भी बता दो। नहीं, थर्ड ही वाला इजी है, एक बार खुद से करो हो जाएगा। और कुछ नहीं बताना मुझे 18 के अंदर, बस वही बताना था कि इसका क्वेश्चन गलत है। देखो 18th के अंदर और कोई डाउट तुम लोगों को नहीं आना चाहिए। एक क्वेश्चन गलत था, वो मैंने बता दिया, बाकी दो तुम खुद से करो, हो जाएंगे, इजी है। उसमें डाउट नहीं होना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, एक बार वापस से पैसेज पढ़ो, वापस से सॉल्व करो, हो जाएगा। वो डिफिकल्ट नहीं है, उसको मैं नहीं डिस्कस करूंगा, वो काफी ज्यादा इजी हो गया वाला आसी। ठीक है, चलो 19th वाला देखते हैं। ये वाला पैसेज, हाँ क्या रिव्यू है इसका? ये वाला भी इजी है तो बेटा, अगर इजी है तो किसने बोला था कि ये सारी क्लास में करके बताना? ऑल थ्री रॉन्ग, बहुत बढ़िया बेटा। अनुष्का बेटा वापस सॉल्व करो उसको, आ जाएगा, डोंट वरी। क्वेश्चन स्टेटमेंट वापस से पढ़ना उसकी। बेटा गौरव को मैसेज कर दो, कर दे गाइड। ओके अंकुश।
सी, ये उस तरीके का पैसेज है, ठीक है, कि पैसेज में एक्चुअल में कंटेंट कुछ भी नहीं है, पैसेज बहुत ज्यादा इजी है, बट उसकी वोकैबुलरी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है तुम लोग को कि तुम उसको स्किप करने लग जाओगे। एक्चुअल के अंदर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था यह पैसेज। यहाँ पे तुमको बस ये देखना था कि तुमको एक्चुअल के अंदर ये वर्ड्स पे फोकस ही नहीं करना था कि ये सब क्या है, बस तुमको कंटेक्ट समझनी थी कि चीजों की क्या है। ये पैराग्राफ में बस एक लाइन काम की थी, ये पैराग्राफ में सिर्फ एक लाइन काम की थी, यहाँ पे एक लाइन काम की थी, यहाँ पे दो लाइन काम की थी, लास्ट वाले में भी दो लाइन काम की थी। तुमको बस ये 7 लाइन समझ में आ जाती, तुम्हारा पूरा पैसेज सॉल्व हो जाता। ये बहुत ही ज्यादा ईजी पैसेज था, ठीक है। और क्वेश्चंस को भी सीधे सीधे बस वो 7 लाइन से रेफर कर पाते, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे या ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे आरसी एक्सप्लेन करने की नीड है या सीधे क्वेश्चंस पे जंप करें? आरसी एक्सप्लेन, ओके। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसकी मैं तुमको मैपिंग भी बता देता हूँ फिर। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? आरसी दिख रहा है सबको? ठीक है, बढ़िया। लास्ट वाले की मैपिंग सर, बेटा इसकी बताता हूँ मैं मैपिंग। मैपिंग तो दे ही रखी, नहीं तो तुमको सॉल्यूशंस में क्या ही दिक्कत है उसमें, तो इसकी मैं खुद करके बताता हूँ कि मैपिंग क्या होती है, ठीक है। In 1979, a team of scientists from Berkeley working near Gueblo, Italy, discovered a layer of clay that revolutionized theories concerning the disappearance of the dinosaur, which had centered on the assumed gradual climate change. Beneath the 2 centimeter thick layer of limestone, thick layer lay limestone containing fossil organisms from the late Cretaceous, while above it was limestone with early Cenozoic fossils. मेरे को नहीं पता ये क्या होता है, मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये तो कोई डायनासोर होता होगा शायद, ठीक है। बट यहाँ पे क्या दे रखा है अपन को डायरेक्टली, कि यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट सम न्यू डिस्कवरी दैट चैलेंजेस एग्जिस्टिंग बिलीव्स, न्यू डिस्कवरी दैट चैलेंजेस एग्जिस्टिंग बिलीव्स, ठीक है। ये इसकी मैपिंग बन गई एक तरीके से, मेक सेंस? एग्जिस्टिंग बिलीफ क्या है वो अपन को शायद बाद में बताएंगे। Moving to the second paragraph. Positionally, then, the Berkeley group could place the clay in a period roughly contemporaneous with the disappearance of the dinosaur, approximately 63 million ago. So ये जो clay वगैरह की वजह से इससे पता नहीं कैसे करके इन्होंने 63 million years के आसपास में इनको बिठा दिया। They found that the clay stratum contained an iridium level 30 times greater than that of clays in adjacent strata. कि आसपास के लेवल से 30 टाइम्स ज्यादा थी, मतलब ये इस तरीके का ग्राफ बन गया कुछ कि ये 30x हो गया आसपास से। तो इसका क्या इम्प्लीकेशन आएगा अपन को बाद में पता लगेगा। एज इरिडियम इज डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली इवनली ओवर टाइम थ्रू micrometeoric impact, the research knew that anomalous matter in the clay must have originated extraterrestrially, मतलब बाहर से, अर्थ के बाहर से कहीं से आया होगा। The high iridium level moreover indicated a sudden disposition in an exceptional catastrophic event. तो अपन बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे इरिडियम लेवल ज्यादा है, तो ये ज्यादा क्यों है? अपन बेसिकली बोल रहे हैं कि पूरे के पूरे अर्थ के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, बाहर के मीटियोर से। तो यहाँ पे 30 टाइम्स ज्यादा कैसे हो गया? अपन को ये वाला पैराडॉक्स रिजॉल्व करना है टेक्निकली, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एक पोटेंशियल सॉल्यूशन क्या बता रहे हैं इसका, कि यहाँ पे कुछ तो बड़ा कैटास्ट्रोफिक इवेंट हुआ होगा, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हुआ होगा यहाँ पे कुछ, तो ये दो अपन को पोटेंशियल साइटेशंस दिए गए, ठीक है। कैटास्ट्रोफी का मतलब सबको पता है क्या होता है? नहीं पता? देन इट इज योर बर्थ, ओके। योर बर्थ वाज अ कैटास्ट्रोफिक इवेंट फॉर एवरीवन, फॉर एन एग्जांपल। यस एग्जैक्टली, डिजास्टर। ठीक है सर्वेश बेटा रुक जा, रुको बेटा रुको करने दो पहले, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। थर्ड पे आते हैं। Scientists have sharply divided the possible causes of so cataclysmic an event. Cataclysmic an event. The possibility that the disposition occurred as an after effect of a supernova has been discontinued. कि सुपरनोवा की वजह से नहीं हुआ। सुपरनोवा पता है सबको क्या होता है? बर्थ ऑफ अ न्यू स्टार। यह स्टार फटना किसको कहते हैं? सुपरनोवा। फटने वाले को कहते हैं शायद सुपरनोवा, ठीक है। बॉन्ड वाले को हाँ, वैसे फट के नए बनते हैं, तो टेक्निकली सेम थिंग।
Radioactive isotopes Pu-244 was absent from the clay and neither IR-191 nor IR-193 were present in significant proportions. So basically अपन ये बोल रहे हैं कि सुपरनोवा नहीं था, not supernova. ठीक है, नेक्स्ट आता है those who maintain the material came from within the solar system contend that the earth must have collided during the late Cretaceous with an astral body large enough to have distributed the iridium rich material all over the globe. An asteroid of the required mass would have been approximately 10 kilometers in diameter. A comet would have to have been twice as large since comets are largely composed of ice water. अपन ये बेसिकली बोल रहे हैं कि एक और पोटेंशियल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है कि अपन किसी मेटियोर या एस्टेरॉइड से टकरा गए हों और अपन को यहाँ पे बोल रखे हैं कि अगर मीटियोर होगा उसका 10 किलोमीटर का डायमीटर होगा, अगर एस्टेरॉइड होगा तो एटलीस्ट 20 किलोमीटर का उसका डायमीटर रहा होगा. ठीक है, एस्टेरॉइड्स के अंदर डायमीटर बड़ा क्यों है? बिकॉज एस्टेरॉइड्स में पानी ज्यादा होता है, आइस ज्यादा होती है, तो उनकी एक्चुअल के अंदर कंपैरेटिव डेंसिटी कम होती है. ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट कम आएगा टकराने का, इसलिए उसका कंपैरेटिवली, हाँ कॉमेट, तो उसको वहां पे कंपैरेटिवली साइज बड़ा होना चाहिए इन ऑर्डर टू हैव द सेम इम्पैक्ट. ठीक है, दिस मेक सेंस. मूविंग ऑन, the trying to fathom the scale of such an event as this is mind-boggling. क्यों है mind-boggling वो भी देख लेते हैं. It is true that from space an object 10-20 miles across colliding with Earth would be akin to something smaller than a grain of sand landing on a basketball. It is also the case that an object 20 miles across that landed on Earth would be nearly twice as tall as Mount Everest, the tallest mountain on Earth, and further across than the length of Manhattan. ठीक है, अपन यहाँ पे फालतू की चीजें बोल रहे हैं कि ठीक है अलग अलग साइज कंपैरिजन करें कि 10 माइल्स का वैसे कोई सिग्निफिकेंट नहीं है बट वैसे काफी सिग्निफिकेंट है. ठीक है, फैथम का मतलब क्या होता है? यू वाई आर यू नॉट एबल टू फैथम दैट? गूगल करो, you will be able to fathom it. Furthermore, when the body came crashing to Earth, it would have been ablaze in an inferno caused by the friction of entering into our atmosphere. To the argument there is no geological evidence of the impact of such massive objects, रिचर्ड ग्रीव ने कुछ तो रीजन दिए होंगे, अपन को वो रीजन जानने की इंपॉर्टेंस नहीं है. अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अपन यहाँ पे थ्योरी बता रहे हैं कि हो सकता है एक मीटियोर अर्थ से टकराया हुआ. दिस इज द मोस्ट वैलिड थ्योरी. मीटियोर या कंपैरेटिवली कोई कॉमेट टकराया होगा. दिस इज रियलिस्टिकली द मोस्ट प्रोबेबल थ्योरी फॉर अस. ओके, अपन यहाँ पे बोल रहे हैं और अपने उसको एग्जांपल क्या दे रखे हैं कि या तो पानी में गिर गया होगा, ठीक है, या बेसिकली बाकी बाकी की लेयर्स ने उसको कवर कर दिया होगा कि टकराने के बाद नॉर्मली डेब्रीज वगैरह ऊपर गई होंगी और उन्होंने उसको ओवर टाइम कवर कर दिया. क्रेटर इसलिए नहीं बना बिकॉज अर्थ में आने के बाद में उसके आसपास काफी डेब्रीज आ गई होंगी जिसकी वजह से क्रेटर नहीं बना. ठीक है, तो अपन नॉर्मली वही चीज के कुछ फर्दर एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि थ्योरी को जस्टिफाई कर रहे हैं अपन. ठीक है, whatever the type of body and mode of impact, Walter Alvarez of the Berkeley team argues that the primary effect of catastrophe was to disrupt the planetary ecology through the suspension of vast clouds of matter. Because वो बेटा डिटेल है सिर्फ आर्ग्रीव वाला, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं अभी के लिए अपने लिए. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं से. Planetary ecology through the suspension of vast clouds of matter in the stratosphere, the effect of the initial impact would have been greatly multiplied. Alvarez argues that as photosynthesis was impeded by blockage of sunlight, there would have been a massive disruption at the base of dinosaurs food chain. अपन यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि मीटियोर टकराया होगा, उससे क्या हुआ होगा? क्लाउड्स बन गए होंगे डस्ट के, डेब्रीज के काफी टाइम तक, जिसकी वजह से क्या हुआ होगा? सनलाइट ब्लॉक हो गई होगी. वो सनलाइट ब्लॉक होने की वजह से फोटोसिंथेसिस ब्लॉक हो गया होगा कि प्लांट्स जनरेट नहीं कर पा रहे अपने लिए एनर्जी. फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे प्लांट्स, तो प्लांट्स मर गए होंगे. ठीक है, प्लांट्स डाई. अगर प्लांट्स मर जाएंगे तो जो प्लांट्स खाने वाले हर्बीवोर डायनासोर्स होते होंगे वो धीरे धीरे मरने लग जाएंगे. अगर वो मरने लग जाएंगे तो पूरी की पूरी फूड चेन यानी कि वाले डायनासोर्स जो इन वाले डायनासोर्स को हर्बीवोर्स को खाते होंगे उनकी भी हेल्थ इंपैक्ट हुई होगी. तो यहाँ पे अपन ये पूरा का पूरा चेन बना रहे हैं. ठीक है, दिस मेक सेंस. एग्जैक्टली कि अब पूरी की पूरी इकोलॉजी पे इंपैक्ट आएगा. ठीक है, अभी किसी एक बच्चे ने पूछा था फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर कि कौन से एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं. ठीक है, वो एग्जिस्टिंग थ्योरीज अपन को फर्स्ट पैराग्राफ में ही दे रखे थे. अगर अपन वापस से देखें तो क्या है वो थ्योरी? अपन को वो थ्योरी दे रखी है क्लाइमेट चेंज की. ठीक है, ग्रेजुअल क्लाइमेट चेंज, अज्यूम्ड ग्रेजुअल क्लाइमेट चेंज की करंट थ्योरी क्या है कि क्लाइमेट चेंज है. बाकी की थ्योरी क्या है? बाकी के सेंटेंस के अंदर भी एक बार मैं मैप बना देता हूं, मैं बनाना भूल गया हर जगह पे. ठीक है, यहाँ पे भी अपन यहाँ का मैप बना दिया था मैंने कि ये वाली थ्योरी अपन उसको कंटिन्यू कर रहे हैं. लास्ट वाले में बेसिकली क्या है, लास्ट वाले भी बना दिया था जो पूरा का पूरा यहाँ पे अपन ने फ्लो चार्ट बनाया. सो टेक्निकली सारे मैप बनाकर दे दिया मैंने. ठीक है, मैपिंग समझ में आई इसकी? रिलेवेंट लगी मैपिंग? मैपिंग में कोई डाउट? मेरी मैपिंग तुम्हारी मैपिंग से काफी डिफरेंट है ऐसा लग रहा है.
30 टाइम्स का एक्सप्लेनेशन बेटा यही है ना कि उस एरिया के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीज आके गिरी होगी। लास्ट का क्या मैपिंग दिया बेटा, ये जो लिखा हुआ है देखो, ठीक है, ये नीले कलर में भैंस बनी हुई है, ये है इसकी मैपिंग कि अपन ने पूरा इकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट आया होगा वो बता रखा है। बेटा पैराडॉक्स एक्चुअल में यही है ना कि वहां पे 30 टाइम्स क्यों है आसपास से, वो 30 टाइम्स क्यों है अपन ने उसका दे रखा है कि वहां पे कोई मीटियोर या कॉमेट आके गिरा होगा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कुछ। हाँ जी बेटा बिल्कुल एक्सक्लूड करना है। चलो अभी क्वेश्चन सीखते हैं। The passage discusses a new discovery that may change the way scientists think about one aspect of dinosaurs. It can be inferred that the discovery described in the passage may revolutionize which aspect of the current theories about dinosaurs, कि वो सारे के सारे क्लाइमेट चेंज की वजह से मरे थे। ठीक है, ये वाली थ्योरी थी अपनी, अपन उसको डिनाई करें एक बार के लिए, तो एक बार के लिए इसको कंटिन्यू करते हैं। द ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ द प्रिज्यूम्ड हैबिटेशन ऑफ द डायनासोर, ज्योग्राफिकल हैबिटेशन का कुछ दे नहीं रखा अपन को, इसको सीधे सीधे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, द अप्रोक्सीमेट डेट एट विच डायनासोर्स आर थॉट टू हैव बिकम एक्सटिंक्ट, डेट के बारे में भी अपन को एग्जैक्ट कुछ नहीं दे रखा। अपन ने जो डेट बताई है वो 63 मिलियन पे ही बताई है, जो अपन अप्रोक्सीमेटली सेम ही टाइम फ्रेम में बता रहे थे जब डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए थे। ये वाला पार्ट अपन को दे रखा है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द पैसेज, तो अपन इसको एलिमिनेट कर देंगे। द अजम्पशन दैट द डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर कुछ चेंज के बारे में अपन को कुछ नहीं दे रखा। अपन बोल रहे हैं कि वहां पे और कुछ आके गिर गया था, उनका नेचुरल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा अपन को कुछ भी नहीं दे रखा है, ये पूरा का पूरा आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। द रेट एट विच द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स इज थॉट टू हैव ऑकर्ड, अपन इनडायरेक्टली यही बोल रहे हैं ना लास्ट वाले पैराग्राफ में स्पेसिफिकली और फर्स्ट वाले पैराग्राफ के अंदर, कि क्लाइमेट चेंज से क्या होगा, धीरे धीरे मरेंगे। यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि इरिडियम एक ही बार में बढ़ गया होगा, मतलब काफी ज्यादा सडन हुआ होगा सब कुछ। ठीक है, तो उसकी वजह से ये अपन इन्फर कर सकते हैं एक बार के लिए। क्लाइमेट चेंज इज स्लो प्रोसेस, ऐसा थोड़ी है कि आज 50 डिग्री टेम्परेचर, 45 डिग्री टेम्परेचर, कल तो मुठ होकर 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगा टेम्परेचर, एक दिन के अंदर नहीं होगा, एक साल में नहीं होगा, 10 साल में नहीं होगा, दिस इज अ स्लो प्रोसेस। अपने लिए इरिडियम लेवल्स का अचानक से राइज हो जाना, सिग्निफिकेंटली राइज हो जाना काफी सडन प्रोसेस है, तो अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो काफी जल्दी हुआ होगा जितना अभी अपन क्लाइमेट चेंज का कंट्रोल मान के चल रहे हैं। ठीक है, दिस मेक सेंस बेटा? डायरेक्टली रिलेवेंट नहीं है ना फोटोसिंथेसिस उनसे, दैट इज एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। ओके, यस बेटा, अपन क्लाइमेट चेंज की ही बात कर रहे हैं, नेचुरल फिनोमेना वही है। क्लाइमेट चेंज इज अ स्लो प्रोसेस और अपन जो थ्योरी दे रहे हैं दैट इज अ फास्ट प्रोसेस, तो यहाँ पे पेस चेंज हुआ ना। ठीक है, अभी तुम अपना कीबोर्ड डिस्कनेक्ट करके सुनोगे तो तुमको समझ में आएगा। ठीक है, पहले डी समझो फिर सी वापस से बताऊंगा। डी समझ में आया? ठीक है, एक बार मैं वापस बताता हूँ। बेटा नॉर्मली अपन को क्या दे रखा है कि क्या रीजन था डायनासोर्स के मरने का, कि क्लाइमेट चेंज था। अभी क्लाइमेट चेंज इज अ स्लो प्रोसेस, राइट, ये चीज अपन को पता है। अपन को क्या दे रहा है कि इरिडियम इरिडियम डिपॉजिट्स अचानक से बढ़ गए। ठीक है, तो कुछ बहुत ही जल्दी जल्दी कुछ हुआ होगा, तो अपन बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि प्रोसेस काफी ज्यादा फास्ट थी, फास्ट पेस थी। तो अपन यहाँ पे इनडायरेक्टली यही बोल रहे हैं ना कि प्रोसेस जो अपन सोच रहे थे उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है, जो स्पीड है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है, राइट। अपन को ग्रेजुअल वर्ड भी दे रखा है एग्जैक्ट। ठीक है, दिस मेक सेंस अपन को, क्योंकि बेटा मिस्सी दे रखा है ये चीज, ग्रेजुअल वर्ड दे रखा है अपन को पैसेज के अंदर। ठीक है, अभी वो ढूंढो कि वो वर्ड कहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो डी अपना बिल्कुल सही है। एक बार मैं ई बताता हूँ फिर वापस से सी बताऊंगा। द नोशन दैट डायनासोर्स बिकम एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ द ऑनसेट ऑफ एन आइस एज, ये बिल्कुल आउट ऑफ स्कोप है, ऐसा कुछ भी अपन को नहीं दे रहेगा। सी के अंदर क्या है ना, अपन को सी में दे रखा है द अजम्पशन दैट डायनासोर्स बिकेम एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ अ चेंज इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। अपन ये चीज डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, अपन बेसिकली क्या पूरी की पूरी थ्योरी दे रहे हैं, ठीक है, कि एक मीटियोर आया, उसकी वजह से धीरे धीरे करके एक्सटेंट होने लग गए, और ये नेचुरल एनवायरनमेंट में चेंज होना इज अ सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ दैट मीटियोर। ठीक है, अपन ने कल भी ये चीज डिस्कस की थी कि सेकेंडरी इंपैक्ट अपने आंसर नहीं होते, जो मोस्ट प्रोक्सीमेट रीजन होता है अपने आंसर हमेशा वो रहते हैं। यहाँ पे मोर प्रोक्सीमेट क्या है, सडन मीटियोर या क्लाइमेट का स्ट्राइक होना और सडन इरिडियम लेवल्स बढ़ जाना। ठीक है, अपना मेन रीजन यही दे रखा है अपन को पैसेज के अंदर, तो अपन सेकेंडरी रीजन को कंसिडर नहीं करेंगे, एज सिंपल एज दैट। अपन ने कल ही ऐसा एक और क्वेश्चन किया था, यहाँ पे भी सेम ही रीजन है, इसीलिए सी गलत है। ये समझ में आया? बेटा क्लाइमेटिक चेंज का मतलब ये थोड़ी कि आइसिज के अंदर ही जाएगा। नहीं बेटा हर्षल, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुना आपने?
नहीं बेटा वरुण, क्लाइमेट चेंज स्लो प्रोसेस रहती है, ठीक है। यस बेटा वरुण। बेटा देखो, मैं एक बार वापस से बोल रहा हूँ बिकॉज अपेरेंटली यू पीपल डू नॉट लिसन। कमेंट करना बंद करो और सुनो। अपन क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी रीजन क्या है, ठीक है। प्राइमरी रीजन है अपना मीटियोर का स्ट्राइक होना, यही बोला जा रहा है अपन को, राइट। समझ में आया ये वाला पार्ट? अगर प्राइमरी रीजन ये है तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अपन को जो नेचुरल एनवायरनमेंट में चेंज दे रखा है लास्ट पैराग्राफ के अंदर, दैट इज अ सेकेंडरी रीजन कि इसकी वजह से और भी चीजें हुई हैं, इन्होंने भी कुछ इंपैक्ट किया होगा। बट अपन को मेन रीजन क्या दे रखा है, मीटियोर स्ट्राइक। अगर मीटियोर स्ट्राइक प्राइमरी रीजन है देन प्राइमरी रीजन हैज टू बी योर आंसर। अपन सेकेंडरी कंसिडर नहीं करेंगे। सेम कंसेप्ट जो कल भी तुम लोगों को पढ़ाया था कि जो भी अप्रोक्सीमेट आंसर होता है, जो भी मेजर रीजन होता है, दैट हैज टू बी कंसिडर्ड एंड नॉट द सेकेंडरी रीजन। जो चीज तुम बोल रहे हो नेचुरल एनवायरनमेंट में फोटोसिंथेसिस लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, ये सारे सेकेंडरी रीजन हैं, ठीक है। ये बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। ओके, दिस मेक सेंस? नहीं बेटा हर्ष, क्लाइमेट चेंज होगा बट देन अगेन उसको अपन को मेन आइडिया से रिलेट करना पड़ेगा। ओके, अभी बी भी दो बच्चे पूछ रहे थे, एक बार बता देता हूँ बेटा। डेट अपन कुछ भी नहीं बोल रहे, अपन को डेट क्या दे रखी है, 63 मिलियन ईयर्स के आसपास में। और अपन ने पैसेज में 63 मिलियन ईयर्स वापस से वही पार्ट में दे रखी है जब डायनासोर एक्सटिंक्ट होना शुरू हुए थे। सो अपन ये नहीं बोल रहे कि डेट चेंज हुई है, अपन बोल रहे हैं कि डेट सेम ही है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है पूरे के पूरे पैसेज का, कहाँ दे रखा है 63 मिलियन वाला पार्ट अपन को, यहाँ पे, ठीक है। जो हाईलाइट भी करा था यहाँ पे 63 मिलियन ईयर्स अगो। तो डिसअपियरेंस वाले पार्ट के ही कोइंसाइड कर रही है, तो डेट चेंज नहीं हुई है, डेट सेम ही है, ठीक है। अंडरलाइंग रीजन नहीं है, सेकेंडरी रीजन है उसका। एक एक पूरा का पूरा रीजन था, मीटियोर स्ट्राइक हुआ, उसका एक इफेक्ट है। एक इफेक्ट ये था कि डायनासोर सारे के सारे मर गए, एक और इफेक्ट ये था कि पूरी इकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। यस बेटा तन्मय, एग्जैक्टली, ठीक है। कि क्लाइमेट चेंज वाले पार्ट को तो अपन डिनाई कर रहे हैं कि एक्चुअल में वो रीजन नहीं है, ठीक है। तो वो वाला पार्ट भी एक बार के लिए कंसिडर कर सकते हो, जस्ट इन केस यू आर कंसर्न कि आइस एज इज इक्विवेलेंट टू नेचुरल क्लाइमेट, नेचुरल एनवायरनमेंट। अपन वो पार्ट डिनाई कर रहे हैं कि आइस एज की वजह से या नेचुरल एनवायरनमेंट की वजह से नहीं हुआ, मीटियोर की वजह से हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो एक्चुअल में वो चीज को अपन कॉन्ट्रास्ट करें तो वो वैसे भी अपना आंसर नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। बेटा इन्फर करना पड़ेगा ना गौतम, ऐसे अपन ने इतने क्वेश्चंस कर लिए, कितनी चीजें अपन को डायरेक्टली दे रखी होती हैं, ठीक है। डी में रेट का मेंशन किया, वैसा प्लस टू माइनस टू में कहीं नहीं था। हाँ बेटा नहीं था, इस वाले में नहीं था। यहाँ पे पूरा का पूरा आपको मेन आइडिया के बेसिस पे करना पड़ेगा आंसर। एटलीस्ट वहां का की आइडिया इन्फर करके सॉल्व करना पड़ेगा। ये स्पेसिफिक टाइप प्रॉब्लम था भी नहीं वैसे, ये पूरा का पूरा आपका सीआर बेस्ड प्रॉब्लम था, ठीक है। इट कैन बी इन्फर्ड। तो इन्फ्रेंस वाले पार्ट के अंदर प्लस टू माइनस टू इंपॉर्टेंट होता है, बट अपन को आइडियाज भी देखने पड़ते हैं, राइट। तो आइडियाज भी अपन को समझने पड़ेंगे। सीआर वाले प्रॉब्लम में जो चीज आप बोल रहे हो वो डॉट टू डॉट काम कर जाएगी, स्पेसिफिक टाइप प्रॉब्लम है, बट दिस वाजंट अ स्पेसिफिक टाइप प्रॉब्लम, दिस वाज अ सीआर प्रॉब्लम, ठीक है। चलो सेकंड आते हैं। सो यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है, सर डाउट आया लाइक अगर एक बार फिर रीड द क्वेश्चन देन वी से वी स्किप्ड हियर इट इज पार्ट वी कुड डू इट मोर फन वी नो वी डोंट नीड इट। यस डेफिनेटली, ठीक है। चलो यहाँ पे अपन को सबसे पहले ऑप्शंस देखने होते हैं कि ठीक है फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, जो सारे हैं तो अपन को सारे देखने पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू पैसेज बर्कले ग्रुप यूज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू सपोर्ट देयर हाइपोथेसिस ऑन द डिसअपीयरेंस ऑफ द डायनासोर, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट अपन ने यूज करे हैं, तो अपन को वाले पॉइंट बेसिकली आइडेंटिफाई करने हैं जो यूज नहीं हो रहे हैं, और फिर उसके अलावा वाले अपने आंसर हो जाएंगे। अ कंपैरिजन ऑफ द फॉसिल रिकॉर्ड्स ऑफ प्रीवियस मरीन स्ट्रेटा, क्या ये चीज अपन कर रहे हैं, ये चीज अपन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। सो बेसिकली अपन को अगर सिर्फ थर्ड वाला दिख रहा है, ठीक है, थर्ड वाला होगा तो ठीक है। थर्ड तो मतलब है ही है, तो अपन को थर्ड देखने की नीड नहीं है, अपन सिर्फ सेकंड देख लेंगे। अ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट लिस्टेड नियर गुइबो, ये फर्स्ट पैराग्राफ में दे रखा है। थर्ड भी एक बार के लिए देख लेते हैं फिर भी। अ कंपैरिजन ऑफ मरीन स्ट्रेटा इन सेवरल लोकेशंस, ये वाला पार्ट भी अपन करें, मरीन स्ट्रेटा भी अपन देख रहे हैं, ठीक है। सो सेकंड और थ्री अपना आंसर हो जाएगा, सो विच इज डी। ये पूरा का पूरा स्पेसिफिक डिटेल था। सीधे पैसेज के अंदर आरसी के अंदर जाके ये सारी की सारी चीजें वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं टाइम स्पेंड करना ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगा, ठीक है। मरीन स्ट्रेटा कहाँ दे रखा है बेटा, कहाँ दे रखा है मरीन स्ट्रेटा, ये तुम बताओ, मैं क्यों बताऊं, ये पता तुमको होना चाहिए। कहाँ दे रखा है बेटा मरीन स्ट्रेटा वाला पार्ट, सोचो एक बार। मरीन रॉक्स वाला पार्ट अपन को दे रखा है अलग अलग लोकेशन का,
ठीक है। मरीन रॉक्स का क्या मतलब हुआ, दैट इज अ स्ट्रेटा, राइट। तो स्ट्रेटा क्या होता है, एक सैंपल होता है एक तरीके का। अपन अगर मरीन रॉक्स की बात कर रहे हैं इन ऑर्डर टू एग्जामिन दी इरिडियम लेवल्स, देन वी आर बेसिकली सेइंग द सेम थिंग, राइट, दैट वी आर कंपेयरिंग दी मरीन स्ट्रेटा। मरीन स्ट्रेटा का मतलब ये नहीं कि अपन अलग अलग जगह से मछलियां निकाल के कंपेयर कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है मरीन रिलेटेड। ठीक है। स्ट्रेटा का क्या मतलब होता है, कोई सैंपल। अब मरीन का कुछ भी सैंपल ले सकते हैं, पानी हो सकता है, कंकर पत्थर हो सकते हैं, रॉक्स हो सकती हैं। ठीक है। अपन ने यहाँ पे मरीन रॉक्स का एग्जांपल लिया है, एज सिंपल एज दैट। सैंड मीन्स स्ट्रेटा, ये बताओ बेटा। इसलिए बेटा मैं बोलता हूँ कि डिक्शनरी यूज करना शुरू करो। ठीक है। अभी ये चीज तुमको पता होनी चाहिए थी कि स्ट्रेटा का क्या मतलब होता है, पैसे सॉल्व करने के बाद तो एटलीस्ट। ठीक है। क्लियर स्ट्रेटा भी बेटा कवर हो जाएगा ना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। ठीक है। चलो एक बार फिर भी देख लेते हैं कहाँ पे अपन को दे रखा है। मेरे को भी याद नहीं है, तो एक बार अपन देखेंगे। क्या अपन मैपिंग से देख सकते हैं कि कहाँ पे दे रखा होगा अपन को। स्टार्टिंग के पैसेज में। ठीक है, चलो देख लेते हैं। एक तो ये इटली वाला पार्ट अपन को यहाँ पे दे गया। ठीक है। कि अपन ने बर्कली वाले ग्रुप ने यहाँ पे कुछ देखा। ठीक है। लेयर ऑफ क्ले, ये वाला इटली वाला पार्ट अपन को, तो सेकंड वाला पॉइंट था, ये कवर हो गया इससे, राइट। ठीक है। सेकंड वाला देख लेते हैं कि अभी मरीन स्ट्रेट अपन को कहाँ पे दे रखा है। पोजिशनली देन बर्कली प्लेस अ क्लीन पीरियड ऑफ माय ब्ला ब्ला ब्ला, दे फाउंड दैट क्ले स्ट्रेटम कंटेन इरिडियम लेवल 30 टाइम्स ग्रेटर, फेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इरिडियम लेवल मोर ओवर, यहाँ पे भी नहीं दे रखा। ठीक है। यहाँ पे भी अपन को नहीं दे रखा। फिर अपन को लास्ट वाले पार्ट के अंदर दे रखा है इधर, ट्राइंग टू fathom द स्केल। यहाँ पे अपन को पूरा का पूरा दे रखा है। क्ले कुड हैव resettled after the impact in the form of fallout, frying kite of UCLA associated a comet, blah blah blah. ठीक है। Suggests that an asteroid may have landed in the sea. Such a collision would have produced tidal waves 8 kilometers wide, swamping large areas of the earth. तो क्या ये चीज अपन देख सकते हैं कि मरीन स्ट्रेटा अपन कंपेयर कर रहे हैं। पानी की बात कर रहे थे तो मरीन की बात कर रहे हैं डायरेक्टली, राइट। बट इससे अपन इन्फर नहीं कर सकते कि अपन मरीन स्ट्रेटा कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। मैं कुछ भी बोलूंगा जरूरी नहीं कि वो सही है। इन्फर एक्चुअल में करने की ट्राई करो कि मरीन स्ट्रेटा अपन को कहाँ दे रखा है। कंटेक्स्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जस्ट बिकॉज अपन पानी की बात करें इसका मतलब ये नहीं कि वो सेम हो जाएगा। ये पैसे फिर ढंग से पढ़ना पड़ेगा, बताओ, मरीन स्ट्रेटा ढूंढने के लिए। मेरे को भी बस याद था कि है इसके अंदर कहीं पे। ठीक है, चलो। इस वाले को मैं वापस से बताता हूँ फिर तुम लोगों की, थर्ड का एग्जैक्ट क्या है, अभी मेरे को भी नहीं मिल रहा। ढंग से पढ़ना पड़ेगा इसको। मेरे को लगा समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। क्वेश्चन वन इज आस्किंग कौन सा करंट थ्योरी रिवोल्यूशनाइज हुई। अरे यार बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो अभी। ठीक है, एक बार थर्ड करते फिर वापस से सेकंड बताता हूँ मैं तुम लोगों को पूरा। ओके। थर्ड वाला देखते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय द ऑथर थ्रू आउट द पैसेज, साइंटिस्ट यूज द एनालिसिस ऑफ द आइसोटोप्स प्रेजेंट इन द क्ले टू। ये वाला पार्ट इजी था कंपैरेटिवली। इसके अंदर कुछ डाउट किसी को थर्ड वाले में। ठीक है, फिर भी बता देता हूँ। एस्टिमेट द एज ऑफ द स्ट्रेटम मोर एग्जैक्टली, क्या अपन ये चीज करने की ट्राई कर रहे हैं। अपन ये चीज नहीं कर रहे हैं। क्या अपन बी करने की ट्राई करें, डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ द मीटियोरिक इम्पैक्ट। ये एक अपनी हाइपोथेसिस है। अपन एक्चुअल में ये चीज करने की ट्राई नहीं कर रहे। अपना पूरा का पूरा पॉइंट क्या है कि अपन जियोलॉजिकल इम्पैक्ट पकड़ने की ट्राई करें कि एग्जैक्टली डेट क्या हो सकती है, एग्जैक्ट इरिडियम लेवल्स इतने ज्यादा क्यों है, एग्जैक्ट हाइपोथेसिस क्या है, अपन वो चीज करने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है। derive a hypothesis concerning the effect of the impact of an extraplanetary body on Earth's ecology. ये भी impact नहीं है, this was just a secondary effect. ठीक है, ये main reason नहीं है। Eliminate a possible theory concerning the enriched clays formation, अपन exactly यही कर रहे हैं। ठीक है। Determine whether dinosaurs were allergic to these, completely out of scope, इसको पूरा का पूरा eliminate कर सकते हैं।
ठीक है, सो अपना सीधा सीधा आंसर यहाँ पे डी निकल गया। दिस वाज प्रीटी इजी। कमिंग बैक टू सेकंड, एक बार मैं वापस से पूरा आरसी पढ़ लेता हूँ फटाफट से, ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ कि अपन को मरीन स्ट्रेटा कुछ दे रखा है क्या। ठीक है, नहीं दे रखा अपन को, ठीक है, माय बैड। तो यहाँ पे अपन को थर्ड वाला पॉइंट भी नहीं दे रखा, टेक्निकली स्पीकिंग। ओके, अपन को फिर बेसिकली सिर्फ सेकंड पॉइंट दे रखा है, तो सिर्फ सेकंड पॉइंट अपना यहाँ पे आंसर होना चाहिए टेक्निकली, ठीक है। सो यहाँ पे एक बार के लिए देख लेंगे, एक बार मैं फिर भी चेक कर लूंगा इसको जस्ट इन केस, बट ठीक है, मेरे को भी कहीं पे मिल नहीं रहा कि मरीन स्ट्रेटा अपन कहीं पे भी बात करें, अपन को क्लियर स्ट्रेटा दे रखा है और अपन ये चीज डायरेक्टली इन्फर नहीं कर सकते, ठीक है। कंपैरेटिवली क्या रहता है ना कि मरीन स्ट्रेटा से इन लोगों ने इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रखा होगा कि मरीन स्ट्रेटा अपन को दे रखा है जिस तरीके से अपन ने लास्ट वाले पैराग्राफ में दिया था, बट दैट इज नॉट अ गुड इनफ इन्फ्रेंस, ठीक है। थर्ड वाला अपन को एक्चुअल में नहीं दे रखा मरीन स्ट्रेटा कहीं पे भी पूरे पैसेज के अंदर, तो टेक्निकली ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा गलत है। ओके, इसका ऑप्शन ए रिपीट कर दो, कंपैरिजन ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरियस मरीन स्ट्रेटा। बेटा ये वाला पार्ट अपन को दे रखा है, अपन को क्ले कंपैरिजन अपन दे रहे हैं, ठीक है। क्ले कंपैरिजन क्या होता है, मरीन एग्जैक्टली क्या होता है, एग्जैक्टली मरीन स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मरीन स्ट्रेटा का मतलब पानी रिलेटेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अपन पूरे के पूरे जो फॉसिल रिकॉर्ड्स कंपेयर कर रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पे अपन उनकी बात कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के अंदर मरीन स्ट्रेटा को तुम उस तरीके से देख रहे हो जो अपन क्ले कंपैरिजन कर रहे हैं पूरा का पूरा, यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं अपन, दैट इज बीइंग टेकन एज मरीन सैंपल, ठीक है। बिकॉज लेयर्स विद इन लेयर्स अपने एक तरीके से सैंपल के पूरे अपन स्ट्रेटा ले रहे हैं, अपन ने फर्स्ट लेयर ली जो अपन की क्ले की है, फिर अपन ने सेकंड ली, ओके। सो यहाँ पे उस चीज को अपन मरीन स्ट्रेटा बोल रहे हैं, एग्जैक्टली माइक्रोफॉसिल्स वाले पूरे। तो अपन सारे के सारे लेयर्स को कंपेयर करें, तभी अपन ने जो 30x वाला जो ग्राफ बनाया था एक छोटा सा, तभी अपना वो बना था कि यहाँ पे इरिडियम लेवल्स आई थे, क्योंकि अपन ये सारी चीजों को कंपेयर कर पा रहे हैं। ओके, दिस मेक सेंस। नाउ टेक्निकली अगर तुम फर्स्ट वाले को ट्रू मान के चल रहे हो तो तुम्हारा थर्ड वाला भी गलत नहीं होगा, राइट। बिकॉज मरीन स्ट्रेटा का मतलब ये नहीं है कि तुम पानी वाली चीजों की बात कर रहे हो, मरीन स्ट्रेटा का मतलब ये हो गया पूरा का पूरा कि अपन सारी की सारी चीजों को कंपेयर कैसे कर रहे हैं, ठीक है। सो अगेन ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा कि क्या मरीन स्ट्रेटा की डेफिनेशन ये है, जबकि अपन को पता है कि मरीन स्ट्रेटा की डेफिनेशन ये नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट और थर्ड दोनों गलत हैं, बिकॉज मरीन स्ट्रेटा का अपन ये इस तरीके से इंप्लीकेशन ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है। दिस मेक सेंस। और कंफ्यूज कर दिया मैंने बेटा, थर्ड क्वेश्चन का 2 मिनट रुको, वापस बताता हूँ, ठीक है। एक बार मैं पूरा ही वापस बता देता हूँ, चलो सेकंड वाला, मैंने ज्यादा कंफ्यूज कर दिया तुम लोगों को, विच वॉज नॉट द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अपन बेसिकली क्या बोल रहे हैं ना, अपन को एक्सप्लेनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से मरीन स्ट्रेटा दे रखा है क्ले के सैंपल्स को, बट मरीन स्ट्रेटा का मतलब अपन ये कभी नहीं समझ सकते कि अपन क्ले सैंपल्स की बात करें, एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वाटर सैंपल्स, ठीक है। अपन को क्या चीज समझनी है यहाँ पे, दैट मरीन स्ट्रेटा वाटर सैंपल्स की ही बात कर रहे हैं अपन। अगर अपन इसको ये बोल देंगे कि क्ले सैंपल्स है, देन उसको क्ले सैंपल्स की तरह यूज किया जाएगा, मरीन सैंपल्स की तरह, मरीन स्ट्रेटा की तरह यूज नहीं किया जाएगा। सो अपन को मरीन स्ट्रेटा के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। ओके, एज सिंपल एज दैट। जो बुक के अंदर तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसका, जहां तक मुझे याद है, वो इस तरीके से दे रखा है कि मरीन स्ट्रेटा तुम्हारा क्ले सैंपल है, ठीक है। सो कंपैरेटिवली वो एक्सप्लेनेशन गलत है, ठीक है। अपन क्ले स्ट्रेटा को मरीन स्ट्रेटा नहीं बोल सकते, ठीक है। कि एक्चुअल के अंदर जब मैं तुम लोग को इनिशियली एक्सप्लेन कर रहा था ये, आई डिड नॉट पे अटेंशन टू दैट कि मरीन और क्ले अलग अलग चीज है, मैं भी वही चीज समझ के तुम लोग को एक्सप्लेन कर रहा था ये, ठीक है। वो तो किसी बच्चे ने पॉइंट आउट किया कि सर मरीन स्ट्रेटा नहीं दे रखा, तो आई केम अक्रॉस दिस, एंड दिस इज एग्जैक्टली वाई जो अपन कल भी बोल रहे थे ना, एक चीज की वीए के अंदर मटेरियल बताना 100% एक्यूरेट के साथ बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज ये गलतियां कभी पकड़ में नहीं आती हैं। दिस लाइक यू डोंट इवन रियलाइज यू आर मेकिंग दिस मिस्टेक। सो थैंक्स टू हुएवर पॉइंटेड आउट। बेसिकली इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर गलत है तुम्हारा, दिस शुड बी क्वेश्चन नंबर 2, ओनली 2, ठीक है। थर्ड वाला किसी को रिपीट करवाना था, थर्ड वाले में क्या डाउट आ रहा है। बेटा दैट इज अ सेकेंडरी रीजन मोहित, कि थर्ड वाला जो आप बोल रहे हो ना, वो सिर्फ एक सेकेंडरी इंपैक्ट आ रहा है, वो मेन पॉइंट नहीं है उसका।
दैट इज नॉट द मेन फाइंडिंग दैट वी आर मेकिंग। और डी बेसिकली क्या है, पॉसिबल थ्योरी कंसर्निंग द एनरिच्ड क्लेस फॉर्मेशन, जो बेसिकली क्ले का अपन फॉर्मेशन बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पे 30x क्यों है, अपन इसी को एक्सप्लेन करने के लिए ये वाली थ्योरीज की बात करें कि मीटियोर आया होगा या और कुछ आया होगा, ठीक है, कोई कॉमेट आया होगा या अल्ट्रानोवा आया होगा या कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इवेंट हुआ होगा, ठीक है। अपन मेजरली 3 की ही बात कर रहे हैं सारी की सारी चीजें। नहीं बेटा, सेकंड का आंसर आंसर दे ही नहीं रखा, इट शुड बी ओनली 2, आंसर गलत है, ठीक है। अभी क्लियर है तीनों के तीनों पॉइंट्स, एंड रियली सॉरी मेरे को वी आती है, प्लीज ये मत सोचना कि शारदा सर को पढ़ाना नहीं आता, गलत चीज बता रहे क्लास में, मेरे को आता है देखो। ठीक है, बेटा एलिमिनेट ही कर रहे हैं ना अपन, सुपरनोवा एलिमिनेट कर रहे हैं, फिर अपन ने कॉमेट वाली एलिमिनेट करी कि अपन ले दे के सिर्फ 3 चीजों पे आ गए, ठीक है। क्वेश्चन 1 प्लीज रीड दिस वन। क्वेश्चन आस्किंग कौन सा करंट थ्योरी रिवोल्यूशन हुआ, फर्स्ट पैरा में लिखा है कि क्लाइमेट चेंज करंट बिलीफ था जो कि चेंज हो गया बिकॉज ऑफ न्यू थ्योरी, सिस्टर नॉट श्योर, आप सी ऑप्शन रिजेक्ट कैसे कर रहे हो। बेटा सी इसलिए आया, नेचुरल एनवायरनमेंट अपन ने वो थ्योरी ऑलरेडी रिजेक्ट कर दी है, ठीक है वरुण, कि दैट इज ऑलरेडी रिजेक्टेड फॉर अस, कि वो तो रीजन ही नहीं था क्लाइमेट चेंज वाला, क्लाइमेट चेंज इज नेचुरल एनवायरनमेंट, आई टोटली गेट योर पॉइंट, ठीक है, बट अपन वो चीज रिजेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। दैट इज नॉट व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। सेकंड पैरा लास्ट लाइन इंडिकेट्स इरिडियम लेवल से इंपैक्ट देख रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन बी। नहीं बेटा, रिलेवेंट हो जाएगा वो। हाँ जी ध्रुव बेटा, एग्जैक्टली। बेटा ये तो फर्स्ट पैराग्राफ में दे रखा है क्वेश्चन 2 का, इसलिए। हाँ जी मोहित। 3 का सी। बेटा चलो ठीक है, एक बार 3 में वापस बता देता हूँ सारे के सारे लोग, और एक तो ना प्लीज एक टाइम पे एक क्वेश्चन पूछा करो, एक बच्चा बोल रहा है सर 3 का बी बताओ, एक बोल रहा है फर्स्ट का डी बताओ, एक बोल रहा है सेकंड का सी बताओ, बेटा ऐसे मत पूछा करो, ठीक है। एक बार मैं 3 वापस से बताता हूँ तुम लोगों को, उसके बाद फिर बाकी देखते हैं, ठीक है। According to the information presented by the author throughout the passage, scientists use the analysis of the isotopes present in the Clay 2। अपन को कौन सी चीज पे फोकस करना है, अपन को आइसोटोप्स वाली चीज पे फोकस करना है, ठीक है। आइसोटोप्स वाली चीज अपन को कहां पे दे रखी है, सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ के ऊपर, राइट। लास्ट पैराग्राफ में आइसोटोप्स का कुछ लेना देना ही नहीं है, मेक सेंस। तो लास्ट वाले पैराग्राफ का तुम्हारा जो भी डाउट है ना, वो आइसोटॉप्स के ऊपर ही तुम एलिमिनेट कर सकते हो कि वो रेलेवेंट ही नहीं अपने लिए, ठीक है। एस्टिमेट द एज ऑफ द स्ट्रेटम मोर एक्जैक्टली, अपन ये चीज नहीं कर रहे हैं, अपन आइसोटॉप्स को इसलिए नहीं एनालाइज करें कि क्या था। डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ मीटियोरिक इंपैक्ट ऑन अर्थ, अपन ये चीज नहीं करें, वी आर गिविंग अ रीजन कि मीटियोरिक इंपैक्ट की वजह से आइसोटॉप्स का लेवल बढ़ा होगा, ठीक है, नॉट द अदर वे अराउंड। तो ये भी थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है। derive a hypothesis concerning the impact concerning the effect of an extraplanetary body on earth's ecology, क्या ये सही है, ठीक है। अगेन सेम चीज है कि ये वाला पार्ट सही है बट ये आइसोटॉप्स के ऊपर रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगेन तुम डिटेल वाली चीज पे देख सकते हो, दिस इज ट्रू बट दिस इज नॉट रिलेवेंट ऑन दी आइसोटॉप्स, सो ये भी गलत है। एलिमिनेट अ पॉसिबल थ्योरी कंसर्निंग दी एनरिच्ड क्लेस फॉर्मेशन, अपन कौन सी थ्योरी एलिमिनेट करें, अपन सुपरनोवा वाली थ्योरी एलिमिनेट करें, तो ये बिल्कुल सही होगा। डिटरमाइन वेदर डायनासोर्स वर एलर्जिक टू दीस, ये कंप्लीटली आउट ऑफ स्कोप है, तो उसको भी एलिमिनेट कर देंगे। अभी समझ में आया थर्ड वाला, थर्ड में अभी भी कुछ डाउट। हाँ बेटा, क्ले से ही एलिमिनेट करी ना अपन ने कि सुपरनोवा की नहीं है, क्योंकि क्ले के अंदर ये आई 24 144 294 जो भी थे वो ज्यादा निकल रहे हैं, वो कम निकल रहे हैं, तो सुपरनोवा नहीं हो सकता, अपन ने वाली थ्योरी रिजेक्ट कर दी, वही तो कर रहे हैं अपन। आइसोटॉप्स को अपन इसीलिए एग्जामिन कर रहे हैं ना, ताकि अपन कोई भी थ्योरी को एलिमिनेट कर पाए। एक थ्योरी अपन ने एलिमिनेट कर दी, विच इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर सेइंग इन डी। मेक सेंस, क्लियर हुआ ये। प्रेजेंट आइसोटॉप्स आइसोटॉप्स प्रेजेंट इन द क्ले, हाँ तो बेटा अपन ने आइसोटॉप्स को एग्जामिन किया, उससे अपन ने निकाला कि भाई अभी के लेवल के जो भी लेवल है, ठीक है, उससे चीजें चेंज हो गई हैं, तो ये वाली थ्योरी नहीं होगी। दैट मेक सेंस। बेटा रुक जाओ, क्वेश्चन 2 पे भी बताऊंगा, पहले 3 समझ लो। समझ आ रहा है बेटा कि अपन क्या एलिमिनेट कर रहे हैं, अपन ने थ्योरी ली कि ये वाली थ्योरी होगी, सेकंड थ्योरी अपन कौन सी कंसीडर कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज वाली, कि क्लाइमेट चेंज वाली थ्योरी नहीं होगी, ठीक है।
दोनों थ्योरीज को कंसीडर कर सकते हो एक बार के लिए। सेकंड पैराग्राफ में अपन आइसोटोप्स वाला पार्ट लेके अपन ये बोल रहे हैं कि लेवल काफी ज्यादा डिफरेंट है, इट वुड हैव बीन रिलेटिवली मोर ग्रेजुअल। तो क्लाइमेट चेंज नहीं होगा तो वाला थ्योरी भी अपन एलिमिनेट करें आइसोटोप्स की वजह से। दोनों चीजें अपन को दे रखी हैं, राइट। उसके बेसिस के ऊपर अपन डी को मान सकते हैं कि सही होगा, अपन वो वाली थ्योरीज को एलिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि। दैट मेक सेंस। डी वाले में अभी भी डाउट आ रहा है बेटा? ठीक है चलो, सेकंड वाले में क्या क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन टू में नहीं कंपैरिजन नियर आगे का सैंपल बोला है, गिवियो के आसपास का नहीं बोला है। अरे बेटा आसपास के सैंपल्स निकाल के ही तो अपन बोलेंगे ना कि यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे 30x है। ये तो इम्प्लाइड हो गया ना। वो कंपैरिजन करके ही तो अपन बताएंगे कि यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, और क्या कर रहे हैं अपन। ठीक है, अभी तीनों ऑप्शंस क्लियर हुए इसके, समझ आया सब कुछ? अच्छा था पैसेज। ओके चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। आज तो अपन अच्छी स्पीड पे चल रहे हैं। चलो 21 वाला दिखना है, पहले 29 कर लेते हैं, टाइम बचेगा तो 21 भी कर लेंगे। हाँ अगर नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, आई गिव यू गाइस 2 मिनट्स टू रीड दिस आउट, रीड दैट आउट। अगर करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, अपन ने जैसे आरसी नंबर 13 करा था ना, ठीक है, उससे काफी ज्यादा रिलेवेंट ये भी है कि अपन आरसी नंबर 13 में मेल ऑर्गन्स फीमेल ऑर्गन्स की बात कर रहे थे। यहाँ पे उसका काफी अच्छा एक्सेप्शन आ जाएगा। यहाँ पे अपन हर्माफ्रोडाइट्स की बात करें, जिनको मेल ऑर्गन फीमेल ऑर्गन की नीड नहीं पड़ती है, वो खुद ही खुद से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, 20 सेकंड मैंने बोला नहीं था लोगों को करने के लिए, तो मैं नहीं अभी बीच में शुरू करवा सकता। ठीक है। सो कंपैरेटिवली जैसे एक फिश होती है, जस्ट एज एन एग्जांपल जनरल नॉलेज के लिए भी बताता हूँ तुम लोग को। एक फिश होती है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका। उसमें बेसिकली क्या होता है ना, फिश का साइज होता है ये, और मेल फिश फीमेल फिश का साइज होता है बहुत बड़ा, मेल फिश का साइज होता है बहुत छोटा सा। ठीक है। मेल फिश के कोई भी ऑर्गन नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर टेस्टिकल्स। ठीक है। तो ये क्या रहता है ना, इसको बहुत ज्यादा स्मेल आती है फीमेल ऑर्गन की, फीमेल फिश की। तो ये जाके उसके बैली को खाने लग जाता है। ये जैसे खाने के ट्राई करता है, ये उसके ऊपर एब्जॉर्ब होने लग जाता है। ही स्टार्ट्स टू मेल्ट इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल डीप सी एंगुलर फिश, यस। ठीक है। तो बेसिकली ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है और कुछ टाइम के बाद सिर्फ इसके टेस्टिकल्स रह जाते हैं, जिन टेस्टिकल्स को यूज करके फीमेल फिश पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन प्रोसेस शुरू करती है। ठीक है। जैसे सेम चीज मेंटिस के अंदर होती है कि मेंटिस के अंदर भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस खत्म होने के बाद में फीमेल मेंटिस मेल मेंटिस का सर खा जाती है, लिटरली सर खा जाती है, नॉट इन अ मेटाफोरिकल वे। ठीक है। सो दीज आर जस्ट सम रियली अमेजिंग एग्जांपल्स दैट वी हैव कि इस तरीके से चीजें होती हैं इन जनरल। ओके। आइडियली ह्यूमंस में भी ये चीज होनी चाहिए थी, प्रोबेबली वुड हैव बीन अ बेटर प्लेस टू लिव इन, बट या ऐसा है नहीं। ये आरसी कंपैरेटिवली काफी ज्यादा इजी है। आरसी में किसी को प्रॉब्लम है कुछ भी? इसके अगर आरसी में तुम लोगों को प्रॉब्लम आई ना, देन काफी फंडामेंटली कुछ गलत करो बेटा। इसके आरसी में तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी थी कॉम्प्रीहेंशन साइड से। इसका एक भी लाइन ऐसा नहीं था जो डिफिकल्ट था। ज्यादा से ज्यादा ऐसा होगा कि तुमको फॉर इंस्टेंस एक दो वर्ड्स का मतलब नहीं पता था, उसको सीधे सीधे सर्च कर लेते, समझ में आ जाता। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट के सिनेरियो में के अंदर नॉर्मली ये वाला पैसेज में कॉम्प्रीहेंशन साइड से तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। दिस वाज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ द सॉर्ट ऑफ पैसेजेस जो तुमको कभी छोड़ने ही नहीं होते। इवन दो अगर ये तुमको जॉनर पसंद नहीं है, कुछ भी नहीं है, दिस वाज एन एक्सट्रीमली इजी आरसी। ठीक है। ये तुम किसी भी कंडीशन के ऊपर तुमको लीव नहीं करना चाहिए था। ओके। इसके डायरेक्टली एक बार के लिए क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद फिर मैं तुम लोग को बताता हूँ कि और क्या देख सकते थे इसके अंदर। ठीक है। इसको ऊपर ऊपर से किया फिर भी 100 आ गई। ओके। अच्छी बात है बेटा। बट इसके अंदर ना एट द सेम टाइम
तुम क्वेश्चंस के अंदर इजी समझ के काफी सिली मिस्टेक्स भी कर सकते थे, बिकॉज ट्रैप नहीं था उसमें कुछ भी क्वेश्चन, बट नॉर्मली ऐसा रहता है कि अगर क्वेश्चन इतना ज्यादा इजी आ जाता है ना, देन उसमें कुछ ना कुछ ट्रैप मिल जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे जस्ट टेक इट एज अ प्रैक्टिस कि अगर यहाँ पे तुम कुछ गलती कर रहे हो ना, दैट जस्ट मीन्स कि तुम सिली मिस्टेक्स कर रहे हो जो तुम बहुत इजीली अवॉइड कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ दोज एग्जांपल्स कि यहाँ पे कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए थी, बिकॉज इसके क्वेश्चंस भी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस देखते हैं इसके। माउस कहाँ गया? कैट में पैरा मेंशन कर देते हैं क्या क्वेश्चंस में? नहीं, कभी कभी कर देते हैं, कभी कभी नहीं करते, उनकी इच्छा रहती है। लिटरली मतलब मजाक में नहीं बोल रहे थे, एक्चुअल में कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, ऐसे कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कैट का। Based on the information set down the passive by the other, which of the following statements would the other most likely agree with? ये किस तरीके का क्वेश्चन है? एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम। ठीक है, ये कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होती है, बट यहाँ पे तुमको एग्जांपल मिल जाएगा कि एप्लीकेशन टाइप प्रॉब्लम्स भी बहुत इजीली हो सकती है सॉल्व, इन केस अगर अपन पैसिव ढंग से समझ पा रहे हैं तो। ठीक है, एसेंशियली एवरीथिंग इज अबाउट कॉम्प्रिहेंशन। सो लेट्स जंप टू दिस। मोर एफर्ट शुड बी मेड टू प्रोटेक्ट ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ। अपन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहे, दिस इज फार टू स्पेसिफिक, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। The absence of diverse phyla in terrestrial ecosystems makes them irrelevant for Earth's biodiversity. अपन कहीं पे भी नहीं बोल रहे हैं कि irrelevant होगा, this is too extreme, eliminate करो। The richness of coral reef diversity should be recognized and studied, अपन exactly यही बोल रहे हैं पूरे पैसेज के अंदर। ठीक है, इकोलॉजिस्ट शुड फोकस रिसर्च एफर्ट्स ऑन एनवायरमेंट्स अदर देन कोरल रीफ्स, अपन ये नहीं बोल रहे हैं, दिस इज एन एंटायरली आउट ऑफ स्कोप आइडिया, एलिमिनेट कर सकते हैं। और नॉट एज इंपॉर्टेंट, अपन ये भी नहीं बोल रहे हैं, दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ स्कोप, इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो। द ओनली थिंग दैट मेक्स सेंस हियर इज ऑप्शन सी, जो अपना आंसर है। ठीक है, दिस मेक सेंस। इसमें गलती हुई किसी की? नहीं होनी चाहिए थी इसमें, अगर हुई तो। ओके, सेकेंड वाला देखते हैं चलो फटाफट से। The author discusses the number of species found on a coral head in the fourth paragraph in order to, again ये वाला क्वेश्चन भी तुम +2 -2 लगा सकते थे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता। ठीक है, अगर लगा रहे थे तो यहाँ पे, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं। प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ एन एबनॉर्मल फिनोमिनन। अपन एबनॉर्मलिटी डिफाइन करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। एम्फोसाइज हाउ मच ग्रेटर द डाइवर्सिटी ऑफ वॉर्म्स ऑन अ रीफ देन फिश, क्या अपन इसलिए कर रहे हैं ये चीज? अपन इसलिए भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अपन पूरा का पूरा इंप्रेसिस ये देना चाह रहे हैं कि रीफ्स के ऊपर डाइवर्सिटी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। ठीक है, अपन कंपैरेटिवली ये नहीं बोल रहे कि फिश की कम है। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट गलत है, एंड दिस इज वन ऑफ दोज एग्जांपल्स कि पार्शियली ट्रू पार्शियली फॉल्स। सेकंड वाला पार्ट इसका पूरा गलत है कि अपन फिश से कंपेयर नहीं कर रहे हैं उसको, अपन just उसकी डाइवर्सिटी बता रहे हैं। ठीक है, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कोरल रीफ प्रिजर्वेशन। अपन ये वाला एग्जांपल कोरल रीफ प्रिजर्वेशन के लिए नहीं ले रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कोरल रीफ प्रिजर्वेशन इनडायरेक्टली, बट ये वाला एग्जांपल उसके लिए नहीं है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रॉशन है पूरा का पूरा, कि ये ट्रू है इन्फॉर्मेशन, बट जो अपन से पूछा गया है उसके लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, इलस्ट्रेट द डाइवर्सिटी फाउंड इन कोरल रीफ, अपन एग्जैक्टली इसीलिए कर रहे हैं कि ठीक है काफी ज्यादा डाइवर्स है चीजें। कॉन्ट्राडिक्ट अ वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी, दिस इज टोटली आउट ऑफ स्कोप, अपन ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दिस मेक सेंस। चलो थर्ड वाला करते हैं फटाफट से। It can be inferred from the passage that changes in an ocean's water clarity and temperature would concern the researchers studying coral reefs, because water scarcity, water clarity and temperature directly limit ecological biodiversity की है, ये चीज अपन को दे रखी है। ये पूरा आउट ऑफ स्कोप है, अपन को ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरेस्टिंग, ये भी आउट ऑफ स्कोप है, इसका कुछ रिलेशन ही नहीं है जो अपन पढ़ रहे हैं उससे, जो अपन को पूछा गया है उससे। वाटर क्लैरिटी एंड टेम्परेचर अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ कोरल कम्युनिटी, एग्जैक्टली इसी चीज के लिए अपन को दे रखा है। ठीक है, साइंटिस्ट स्टडिंग रीफ्स आल्सो स्टडी क्लाइमेट चेंज, इररिलेवेंट है पूरा का पूरा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसका। ठीक है, फिशेस कैन नॉट सर्वाइव इन वेरी कोल्ड टेम्परेचर, टोटली आउट ऑफ स्कोप, अपन को ऐसा कुछ दे नहीं रखा, और ये टोटली इररिलेवेंट हो जाएगा अपने लिए। ठीक है, द ओनली थिंग दैट मेक्स सेंस हियर इज ऑप्शन सी, जो अपना आंसर होना चाहिए। दिस मेक सेंस, ये क्लियर हुआ? नहीं बेटा, नॉट नेसेसरीली। इसका टोन क्या होगा? इसका टोन डिस्क्रिप्टिव है पूरा। ऑप्शन ए एक्सप्लेन करिए।
वाटर क्लैरिटी एंड टेम्परेचर डायरेक्टली लिमिट इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। अपन इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी की कहीं पे भी बात नहीं कर रहे हैं, अपन सिर्फ कोरल रीफ के कंटेक्स्ट में ये चीज बोल रहे हैं, नॉट इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, ठीक है। अपन किसकी बात करें, रीफ्स की बात करें, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज की बात नहीं करें, ठीक है। 4 2 हाउ कैन वी अप्लाई +2 - 2? बेटा ये वाला जो एग्जांपल था, फोर हेड कोरल हेड इन द फोर्थ पैराग्राफ, ठीक है। जो कौन सा एग्जांपल था उसका, वॉर्म्स वाला जो एग्जांपल था, ठीक है, वो वाला एग्जांपल देखो, उसके पहले की 2 लाइन और अगली 2 लाइन देखो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 2 का ऑप्शन सी रिपीट कर दीजिए। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कोरल रीफ प्रिजर्वेशन, ठीक है। अपन क्या यही करने की ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे कि कोरल रीफ प्रिजर्व होना चाहिए? अपन पूरे के पूरे पैसेज में बोल रहे हैं ना कि कोरल रीफ प्रिजर्व होना चाहिए, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं क्योंकि ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो प्रिजर्व करना चाहिए, राइट। बट अपन को जो एग्जांपल यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, कोरल हेड की अपन क्यों बात कर रहे हैं, वो प्रिजर्वेशन की वजह से नहीं बोल रहे, अपन उसको इसलिए बोल रहे हैं ताकि अपन इंडिकेट कर पाए कि वो काफी ज्यादा डाइवर्स है। तो सी यहाँ पे गलत है, ये चीज अपन को दे रखी है, बट जो अपन से पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, जो स्पेसिफिक डिटेल पूछी गई है, उसके कंटेक्स्ट के अंदर ये डिस्टॉर्शन है कि उसका इससे कुछ रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। ओके हर्षित, पैसेज में लिखा है दीज रिक्वायरमेंट्स हैव नॉट लिमिटेड इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रीफ कम्युनिटी। तो ऑप्शन ए एंड सी सिमिलर ही हो गए ना? नहीं बेटा, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी अलग चीज होती है, खुद कोरल की ग्रोथ अलग चीज हो जाती है। अपन को पैसेज में दे रखा है ना थर्ड पैराग्राफ के अंदर कि साइन वो उसकी वजह से ग्रो नहीं कर पाए, उसके बाद भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है उनका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसका मतलब यही हुआ कि वो ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे, बिकॉज वो कंड्यूसिव नहीं है ग्रो करने के लिए, विच इज बेसिकली एग्जैक्टली व्हाट वी आर सेइंग इन सी। अपन बेसिकली बेटा सी वाले पॉइंट से जो वर्षा आप बोल रहे हो ना, उसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वजह से रीफ्स नहीं एक्सपेंड हो पा रहे बिकॉज रीफ्स के लिए ये वाले कंडीशंस कंड्यूसिव नहीं है। बट ये चीज होने के बाद भी, ये लिमिटेशन होने के बाद भी उनकी डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अपन ये नहीं बोल रहे कि उसका इम्पैक्ट डाइवर्सिटी पे आ रहा है, अपन बोल रहे कि डाइवर्सिटी तो बढ़ ही रही है बट रीफ्स नहीं बढ़ पा रहे वो चीज की वजह से, ठीक है। कोरल कम्युनिटी खुद में नहीं बढ़ पा रही है, विच इज वॉट वी आर सजेस्टिंग इन सी। एग्जैक्टली exactly, कि वो खुद में एक्सपेंड नहीं हो पा रहे रीफ, जहां पे भी कंडीशंस चेंज हो रही है, बट उनकी खुद की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। कि बेसिकली ऐसा है कि तुम्हें एक छोटा सा एरिया दे रखा है, तुम यहाँ पे नहीं जा सकते, यहाँ पे नहीं जा पा रहे हो, बट जिस एरिया के अंदर तुम हो, यहाँ पे तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है कि वहां पे और ज्यादा स्पेसीज डेवलप हुए जा रही है, इवॉल्व हुए जा रही है। अपन एग्जैक्टली वो चीज बोल रहे हैं वहां पे, ठीक है। दिस मेक सेंस? ठीक है, अपना गिवन असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो मेरे को ना एक चीज तुम लोगों से डिस्कस करनी थी रादर। अगर टाइम मिलता है तो फिर RC21 भी कर लेंगे। RC बेटा सेकंड वाला गलत है, उसका सी है वरन। एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, वापस से क्वेश्चन करो वाला पूरा समझ में आ जाएगा, उसका सी होना चाहिए, गलत दे रखा है बुक में, ठीक है। अभी व्हाट आई हैड ओरिजिनली प्लान्ड इज दैट, बट अपेरेंटली वो प्लान इतने ढंग से काम कर नहीं रहा है तुम लोगों की हालत देख के। सो इसलिए मेरे को जस्ट ऐसे तुम लोगों से डिस्कस करनी है चीज, क्या ये चीज सेंस बना रही है, ठीक है। मैंने इनिशियली सोचा था कि तुम लोगों का RC99 जब खत्म हो जाएगा उसके बाद तुम लोगों को असाइनमेंट देना शुरू करूंगा, ठीक है। तो अभी तुम लोगों का RC99 का डेडलाइन पता है ना सबको, क्या है कि जून के मिड तक तुम लोगों का एक रफ डेडलाइन है। अगेन दिस इज नॉट अ हार्ड डेडलाइन, सब अपने पेस पे चलते रहो, तुमको 2 3 पैसे जितने करने हैं उतने करो, बट क्वालिटी पे फोकस करना, एनालिसिस पे फोकस करना, ठीक है। सो माय ओरिजिनल प्लान वाज कि तुमको जून के फर्स्ट या सेकंड वीक से मैं खुद के असाइनमेंट्स बना के देना शुरू करूंगा, कि मैं पहले तुमको मटेरियल दूंगा, ठीक है। फिर वो मटेरियल पढ़ने का टाइम दूंगा। फॉर इंस्टेंस फिलोसफी के ऊपर तुम लोगों का 4 पार्ट का मटेरियल है जो हम लोगों ने खुद ने बना रखा है, देयर इज नो सेपरेट प्लेलिस्ट फॉर दैट, ठीक है। सो कंपैरेटिवली यहाँ पे क्या है ना, तुम लोग को ये मटेरियल पढ़ने के लिए टाइम दिया जाएगा प्रोबेबली 7 से 15 दिन का। फिर मैं तुम लोग को उसके साथ में एक असाइनमेंट दूंगा जिसमें 7 8 आरसीज होंगे सिर्फ वाले जॉनर से, कि अपन फिलोसफी की बात करें, फिलोसफी का कंटेंट दिया, फिलोसफी के आरसीज दिए, फिर अपन ये सारे के सारे डिस्कस करेंगे कि अपन को नॉर्मली 8 आरसीज करने में 2 क्लासेस लग जाएंगी, ठीक है। कोई मटेरियल नहीं है मेरे पास, ठीक है बेटा। क्या ही कर सकते बताओ, अब मटेरियल ही नहीं है तो एक टाइम मशीन बनाओ, फ्यूचर में जाओ, मिल जाएगा देखो, ठीक है। फ्यूचर की बात करें बेटा अपन, की फ्यूचर में ये चीज करेंगे, ठीक है।
अपन फिर इस तरीके से मैं करने की सोच रहा था, बट तुम लोगों को अपेरेंटली चैन नहीं पड़ रहा है ये चीज का कि तुम वेट कर लो एक एक महीना और। ठीक है, तुम लोग बोले जा रहे हो कि सर ये करा, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो अपेरेंटली मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि मैं अभी के लिए ये सारी की सारी चीजें इग्नोर करूंगा और जो मेरे को इनिशियली करना था मैं वो करूंगा। ठीक है। सो अभी भी तुम लोग को लग रहा है कि जॉनर स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही है, आई डोंट केयर। मेरे को जैसे करना होगा मैं चीजें वैसे कराऊंगा। ठीक है। अपन यही प्लान फॉलो करते रहेंगे जो मेरे को इनिशियली कराना था। ठीक है। इसके अलावा तुमको लग रहा है कि तुम ज्यादा समझदार हो तो तुम नहीं हो, प्लीज अगर अलग से कहीं से करने की ट्राई करो तो मत करो, कुछ नहीं होगा। ठीक है। प्रवीण बेटा, सुनो बेटा जो बोल रहा हूँ, सुनो। क्वेश्चन तुम्हारा अपने आप आंसर हो जाएगा, बस सुनने पे ध्यान दिया करो। ओके। जो भी तुमने पूछा है वो रेलेवेंट ही नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। सो यहाँ पे पूरा का पूरा पॉइंट वही है कि प्लीज इतनी एंजाइटी मत लो चीजों की। अपन बहुत अच्छे पेस पे चल रहे हैं, जितना मेरे को खुद से एक्सपेक्टेड था अपन उससे बेटर पेस पे चल रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। ये मत सोचो कि ये मटेरियल चाहिए वो मटेरियल चाहिए, जो अपन अभी चीजें कर रहे थे ना। अभी तुम लोग अलग अलग पेसेस के ऊपर है, कुछ लोग अभी भी RC13 पे हैं, कुछ लोग अभी जीमेट ओजी के ऊपर है, कुछ लोग RC99 अच्छे लेवल पे 50-60 पे पहुंच चुके हैं। अपने पेस पे करते रहो। ठीक है। अभी के लिए अपन RC99 कर रहे हैं, एक बार RC99 कंप्लीट हो जाएगी अपनी, उसके बाद अपन जॉनर पे मूव करना शुरू करेंगे कि अपन को जॉनर स्पेसिफिक चीजें देखनी है। अभी मत सोचो वो सारी चीजों का। ठीक है। अभी रेलेवेंट नहीं है वो सारा का सारा डिस्कशन, मत चिंता करो उसकी। आई अंडरस्टैंड तुम लोग को एंग्जाइटी हो रही है, होने दो, इग्नोर करो अभी के लिए। अभी सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी पे ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी बढ़ानी है, वो तुम्हारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है। एक्यूरेसी, एनालिसिस, बस दो चीजों पे फोकस करो। ठीक है। अभी जैसे कंपैरेटिवली अपन ऑन एन एवरेज 4 आरसीज हर क्लास में डिस्कस करें, और फॉर रफली 7 से 8 आरसीज अपन हर हफ्ते डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अभी अपन अगले 2 महीने तक, दैट इज फॉर द नेक्स्ट 10 क्लासेस। ठीक है, 10 ही क्लासेस होंगी ना अपनी, नहीं 10 क्लासेस पर महीने की हो जाती है अपनी ऑन एन एवरेज, 8 से 10 क्लासेस। सो बेसिकली अपन 20 क्लासेस का एवरेज लेके चल रहे हैं, 18 से 20 क्लासेस अपनी होंगी, और अपन हर क्लासेस के अंदर ऑन एन एवरेज 4 पैसेजेस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली अपन 75 आरसी सिर्फ अगले 2 महीने में डिस्कस करेंगे। फिर अपन मॉक्स का डिस्कशन शुरू करेंगे, तो कंपैरेटिवली ये नंबर और ज्यादा बढ़ जाएगा। सो इट्स नॉट लाइक प्रैक्टिस साइड से, डिस्कशन साइड से कोई भी कमी आने वाली है तुम लोगों को। ठीक है। इट जस्ट इनिशियली थ्योरी करानी रहती है, इसलिए पेस थोड़ा कम रहता है, बट अभी अपन काफी अच्छे से चीजें कवर कर चुके हैं। सो प्लीज ये लेवल पे आके ये सारी चीजें मत सोचो कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, यहाँ की एंग्जाइटी वहां की एंग्जाइटी। अपन लिटरली बहुत अच्छे पेस पे चल रहे हैं, प्लीज एंग्जाइटी लेना बंद कर दो ये चीजों की। ठीक है। कुछ बस जो भी रहता है सिर्फ एक्यूरेसी पे फोकस करो, कि 50% आ रही है तो उसको और इम्प्रूव करने की ट्राई करो, कल जो पूरा का पूरा प्लान बनाया था उस पर स्टिक करते रहो। ठीक है। क्लियर हुआ ये पार्ट? नहीं बेटा सौरभ, लाइन से चलते रहो। क्यों करना है बेटा, ये क्यों दिमाग में आती है चीजें कि ऑल्टरनेटिव पैसेजेस कर दें? क्यों करेंगे बेटा ऑल्टरनेटिव पैसेजेस? क्यों है बेटा अपना दिमाग इतना टेढ़ा? क्यों करना है बेटा ऑल्टरनेटिव, क्यों? रीजन बताओ बेटा मेरे को, क्यों करना है? हाँ जी बेटा, जीमेट जी पूरा ही करना है। बेटा मैसेज कर दो वरुण, करता हूँ मैं, आज सुबह तक रिप्लाई करता हूँ। कोई बात नहीं मोहित बेटा, दोबारा अटेम्प्ट मत करो, बाद में करना, मतलब 1-1.5 महीने बाद। हाँ जी बेटा बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। FB पे कर दो बेटा, कल सुबह तक रिप्लाई करता हूँ। बुक पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? हाँ वरुण, मैंने सोचा था बताने का, बट मेरे को रेलेवेंट नहीं लगा अभी बताने के लिए, ऑल्दो टेक्निकली बता दिया मैंने कि क्या करना है। ठीक है। दैट इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट, वो चीज डिस्कस कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ अ न्यू आरसी। बेटा मैसेंजर पे मैं डाउट्स नहीं बताऊंगा, अगर तुमको क्वेश्चंस रिलेटेड डाउट है तो मैं नहीं आंसर करूंगा वो चीज, वो डाउट ग्रुप पे पोस्ट करो, बाकी चीजों के लिए मैं अवेलेबल हूँ मैसेंजर पे। जो अपेरेंटली पिछले 2 दिन से मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ किसी को, क्योंकि तबियत ठीक नहीं है। तो एक बार फिर से मैसेज ड्रॉप कर दो, इनकेस रिप्लाई नहीं किया मैं रिप्लाई करता हूँ। ठीक है। बेटा डाउट ग्रुप पे तो सारे डाउट्स रिप्लाई कर रहा हूँ मैं। डाउट ग्रुप पे तो कोई भी पेंडिंग नहीं है बेटा, एक बार फिर भी टैग कर दो, हो सकता है कुछ मिस हो गया होगा। आई विल स्टिल चेक, देखता हूँ वरुण में। ठीक है, चलो अभी एनालिसिस पे फोकस करते हैं कि क्या करना है। ओके। मोहित बेटा एक बार टैग कर देना, वापस बताता हूँ।
प्रथमेश बेटा वापस से पिंग कर दो, देखता हूँ। ये चीज मैं बहुत बार बता चुका कि अगर काफी टाइम से रिप्लाई नहीं मिला मतलब नहीं मिलेगा, तो वापस मैसेज करना है, ठीक है। चलो ठीक है, अभी ना अपन वापस से पैसेज नंबर 19 पे जाते हैं, बिकॉज ये कंपैरेटिवली अच्छा था डिस्कशन के लिए। तो यहाँ पे देखो कि इसको एनालाइज कैसे कर सकते थे बेटर तरीके से, ठीक है। लेट्स से अपन ने पूरा का पूरा पैसेज कर लिया, अपन के यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे तुमको एनालाइज करना पड़ेगा पढ़ते टाइम कि एक तो ऐसे कभी भी मत करना कि क्वेश्चन देखा आंसर देखा, क्वेश्चन करा आंसर देखा, क्वेश्चन करा आंसर देखा। एटलीस्ट 2 पैसेजेस साथ में करना जब भी करने के लिए बैठ रहे हो, और दोनों के आंसर साथ में देखना, ठीक है। ऐसे मत करना एक आरसी का एक एक करते हुए चल रहे हो। एक क्वेश्चन किया आंसर देखा, एक क्वेश्चन किया आंसर किया, एक पूरा आरसी सॉल्व करो, उसके बाद एक और आरसी सॉल्व करो, उसके बाद उनके क्वेश्चंस देखना शुरू करो। दैट इज पॉइंट नंबर 1, ठीक है। बेटा प्रवीण एक बार गौरव को मैसेज कर दो कि ग्रुप में एडेड नहीं हो, ठीक है। गौरव ऐड कर देगा, बाकी सारे के सारे एक्सेसेस डैशबोर्ड के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। बेटा एक बार गौरव को पिंग कर दो, वो ऐड कर देगा, आपको एक्सेस दे देगा, सारे सारे के सारी चीजें डैशबोर्ड पे अपडेटेड है। ओके ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ प्रोसेस क्या है। लेट मी जस्ट क्लीन आउट दिस एंटायर थिंग। ठीक है, अपन को बेसिकली क्या करना होता है ना, अपन को कभी भी एक आरसी नहीं करना होता, ठीक है। अपन को लाइन से कम 2 आरसी करने होते हैं। ऑफ कोर्स कभी टाइम प्रॉब्लम चल रहा हो तो एक ही आरसी करना है, तो देख लो एक बार के लिए कि एक करके उसके सॉल्यूशन देख लो। कॉन्स्टेंटली देखो कि 2 आरसी कम से कम साथ में सॉल्व करे, और उसके बाद उसके सॉल्यूशन साथ में देखना, ठीक है। अभी फिर यहाँ पे पहली चीज ये रह जाती है कि अगर तुम किसी चीज को करेक्ट कर रहे हो, उसके भी सॉल्यूशंस देखने हैं। अपन को सब पता होना चाहिए कि अगर अपन 2 ऑप्शंस के बीच में अटके हुए थे, तो क्या अपन ने जो दूसरा एलिमिनेट किया वो सही रीजन से एलिमिनेट किया या गलत रीजन से एलिमिनेट किया। सबसे पहला फोकस ही तुम्हारा ये चीज पे होना चाहिए कि करेक्ट आंसर्स को ढंग से एनालाइज कर रहे हो। 90% ऑफ द टाइम्स में तुम्हारा रीजन सही होगा, बट जो बाकी के 10% रहेंगे ना, उनकी लर्निंग काफी सिग्निफिकेंटली रहेगी, ठीक है। तो उन 10% की वजह से ये पूरा का पूरा स्टेप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू एनालाइज द करेक्ट ऑप्शंस एज वेल। ओके, दिस मेक सेंस। फिर सेकंड चीज रह जाता है इनकरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर, कि अपन इनकरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि अपन के क्यों गलत हो रहे हैं। इनकरेक्ट क्वेश्चंस को अपन 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। क्या क्या है अपनी कैटेगरीज? नॉलेज गैप, प्रैक्टिस प्रॉब्लम और कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम, ठीक है। अगर नॉलेज गैप है तो तुमको पता है, उसका मैं नेक्स्ट मंथ से तुमको खुद से करवाना शुरू कर दूंगा। प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस तुम कर ही रहे हो। कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम अगर तुमको आ रही है, देन दैट मीन्स तुमको कुछ ना कुछ फंडामेंटल चेंज करने की नीड है, ठीक है। तो इसके लिए वापस से रीडिंग पे ज्यादा फोकस कर दो। कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम ऐसा है कि अभी तुमको आ सकती है, 1 महीने बाद नहीं आएगी, ठीक है, अगर तुम कॉन्स्टेंटली रीडिंग वगैरह पे फोकस कर रहे हो। अगर अभी तुमको कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम्स आ रही है, देन यू नो व्हाट यू आर सपोज टू बी डूइंग, ठीक है। कि रीडिंग पे फोकस करो, वापस से सारे के सारे आरसीएस 1-2 हफ्ते के लिए छोड़ के सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। तुमको कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम है, देन इस वाले स्टेज के ऊपर तो एटलीस्ट तुमको बाकी 2 सब्जेक्ट भी एक बार के लिए स्टेक पे रख के सिर्फ रीडिंग पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज ये काफी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, ये सबसे ज्यादा टाइम लेती है सही होने में, ठीक है। बाकी इस स्टेज से निकल जाओगे एक बार के लिए, बाकी 2 चीजें कंपैरेटिवली जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। बट अगर कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम है, प्लीज बाकी 2 सब्जेक्ट्स को बंद करके सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे फोकस करो, और कुछ मत करो, ठीक है। बाकी और किसी चीज पे फोकस मत करो, बस 1-2 हफ्ते तक सिर्फ रीडिंग 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 करो। हर चीज की समरी बनाओ, हर चीज को ब्रेक डाउन करके उसको समराइज करो। बाकी लोगों की समरी देखो जो फेसबुक ग्रुप्स के ऊपर कमेंट हुई थी उस टाइम के ऊपर, एक एक पॉइंट है देखो, सारे के सारे फंडामेंटल सीआर सेशंस वापस से देखो, तभी तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम सही होगा, ठीक है। दिस मेक सेंस। सो मैं बेटा आपके लिए नहीं था वो, डोंट वरी। बट उससे काफी लेट नहीं हो जाएगा। देखो बेटा क्या रहता है ना, थिंक ऑफ इट दिस वे, तुम एक शादी में गए, ठीक है। तुमको वहां पे खाना अच्छा नहीं लगा, तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, या तो वो शादी छोड़ दो, ठीक है, और दूसरी दूसरी किसी जगह पे जाके खा लो, ठीक है।
या तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वहां पे कुछ भी मत खाओ, 2 दिन तक कुछ भी मत खाओ, दुख करके कि इससे तो काफी लेट हो जाएगा, मैं और कहीं जाऊंगी तो मुझे शायद कुछ मिले ही नहीं, कोई रेस्टोरेंट ही नहीं मिले और भूखा सोना पड़ेगा। पॉइंट ये है ना कि अभी टाइम नहीं लगाओगे इस चीज के ऊपर, 2 महीने बाद लगाना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करोगे तो तुमको ये टाइम लगाना ही लगाना पड़ेगा। द प्रॉब्लम इज, जितना द सॉल्यूशन इज कि जितना जल्दी लगाओगे उतना बेटर है। ठीक है, सो अभी लगाओ वो ज्यादा बेटर है। 3 महीने बाद फिर पिंग करोगे ये चीज के लिए कि सर समझ में ही नहीं आ रहा कि पैसेज क्या है, वो पॉइंट पे पैनिक ज्यादा करोगे कि टाइम काफी कम रह गया। ठीक है, कि सिर्फ 2 महीने रह गए सर, कैट में सिर्फ 3 महीने रह गए, कैट में इतने जल्दी इंप्रूव करना भी मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज वो टाइम पे क्वांट और एलआईडीआई तुम्हारा ज्यादा टाइम ले रहे होंगे कंपेरेटिवली। ठीक है, जैसे कंपैरेटिवली अभी ऐसा रहेगा कि तुम्हारा वीए का वर्कलोड ज्यादा है, जैसे जैसे तुम कैट के पास पहुंचोगे ना तुम्हारा वीए का वर्कलोड एक्चुअल में कम होता जाएगा, क्वांट और एलआरडीए का बढ़ने लग जाएगा रिविजन्स वगैरह की वजह से। ठीक है, वो पॉइंट पे ऐसा रहेगा कि तुम ठीक है बस दिन में एक सेक्शन दे रहे हो, 1 घंटा लगा रहे हो, 1 घंटा एनालिसिस का लगा रहे हो, तुम्हारा पूरा का पूरा खत्म हो गया वीए। बाकी क्वांट के अंदर तुमको लिटरली 4 4 5 5 घंटे देने पड़ रहे हैं, एलआरडीआई में 3 3 4 4 घंटे लगाने पड़ रहे हैं। तो अभी वीए पे ज्यादा टाइम दो अगर तुम्हारा वीए ज्यादा वीक है तो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो यहाँ पे तुमको ये क्लासिफिकेशन करना है, देन यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर कॉन्स्टेंटली तुमको कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है, जॉनर वगैरह तुम कॉन्स्टेंटली देख ही रहे हो कि अगर कहीं पे तुमको फॉर इंस्टेंस फिलोसफी में बार बार प्रॉब्लम आई जा रही है, देन जब भी मैं तुमको नोट्स दूंगा वो नोट्स देखना शुरू कर देना। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व होने लग जाएगी। ठीक है, ये है इनिशियल 3 स्टेप्स जो तुमको करने होते हैं। सबसे पहले कि सॉल्यूशंस कब देखने हैं, सेकंड है सॉल्यूशंस को किस तरीके से देखना है। दिस मेक सेंस सो फार? बेटा पैसेज नहीं समझ में आया मतलब कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, फिर इसके बाद वाला स्टेप रह जाता है कि अपन नॉर्मली चीजें देख पा रहे हैं। ठीक है, फिर अपन का सेकंड लेवल एनालिसिस हो जाता है, ये तो आरसी लेवल का एनालिसिस हो गया। ठीक है, कि अपन एक आरसी से क्या चीजें निकाल सकते हैं एक बार के लिए। फिर यहाँ पे तीसरी चीज रह जाती है आरसी लेवल के ऊपर ही, कि अपन किस तरीके की गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस आर वी कॉन्स्टेंटली फाइंडिंग ट्रबल इन इन्फ्रेंस टाइप प्रॉब्लम्स, आर वी कॉन्स्टेंटली गेटिंग मेन आइडिया प्रॉब्लम्स रॉन्ग। ठीक है, अगेन ये एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस रिलेटेड है। ठीक है, सो यहाँ पे तुमको पता है कि अगर सीआर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, सीआर करना शुरू कर दो, दिन के 30 40 50 सीआर भी लगाना शुरू कर दो कुछ टाइम के लिए, हफ्ते 2 हफ्ते लगाओ, ये वाली प्रैक्टिस तुम्हारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, मेन आइडिया प्रॉब्लम आ रही है, तुमको पता है, इसका कल भी बताया था कि मैपिंग पे ज्यादा टाइम देने लग जाओ, वापस से मैप्स अपने रिविजिट करो, मैप्स के ऊपर ज्यादा टाइम लगाओ। ठीक है, तो ये तुम्हारी ये वाली प्रॉब्लम भी अपने आप सॉल्व होने लग जाएगी। ये वाली जो चीजें है ना कि इन्फ्लुएंस में प्रॉब्लम आ रही है, यूनिवर्सल में प्रॉब्लम आ रही है, ये आइडेंटिफाई करना काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। जो तुम्हारे ट्रैकर में कमेंट वाला पोर्शन है ना, वो कमेंट के अंदर ये चीजें लिखना शुरू कर दो कि कौन सी वाली चीजों को गलत कर रहे हो, किस तरीके की गलती कर रहे हो। ठीक है, ताकि तुमको बस वहां पे एक कंट्रोल एफ करके या एक टेक्स्ट बेस्ड फिल्टर लगा के बाद में देख सकते हो कि तुम्हारे 50 में से 40 आरसीज के अंदर अगर इन्फ्लुएंस गलत हुए हैं, दैट मीन्स तुमको इन्फ्लुएंस पे बहुत सिग्निफिकेंटली काम करने की नीड है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि कैट के अंदर इन्फ्लुएंसेस नहीं आएंगे। ठीक है, सो वहां पे वो चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये चीज तुम ट्रैक कर पा रहे हो कि कहाँ पे गलतियां कर रहे हो। एक बार तुमको ये भी समझ में आ जाएगा ना कि तुम यहाँ पे कॉन्स्टेंटली गलती कर रहे हो, तो अपन या तो उसको इंप्रूव कर देंगे, ठीक है, या अपन को ये समझ में आ जाएगा कि ठीक है इसको इंप्रूव करने का सेंस ही नहीं बन रहा, क्योंकि ये शायद इंप्रूव करने का वर्थ इट नहीं है। फॉर इंस्टेंस अगर तुम्हारी ग्रामर अच्छी नहीं है, ठीक है, अगर तुम्हारे ग्रामर के अंदर लेट से 50% एक्यूरेसी आ रही है, देन आई पर्सनली सजेस्ट की ग्रामर पूरा छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बिकॉज ग्रामर इंप्रूव करने में काफी सिग्निफिकेंट टाइम लग जाता है। तुमको शायद शायद कम कंपैरेटिवली 100 150 घंटे सिर्फ सिर्फ ग्रामर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज ग्रामर में रूल्स काफी ज्यादा हैं, वो एक्चुअल में काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है सीखने के लिए। ठीक है, सो कुछ चीजें एक्चुअल में वर्थ इट नहीं होती इंप्रूव करना, कुछ चीजें एक्चुअल में वर्थ इट होती हैं क्योंकि वो इंप्रूव हो सकती हैं। सो यहाँ पे वो चीज का एक ट्रैक रखना हमेशा के लिए, अपने कमेंट सेक्शन के अंदर या अलग से एक और कॉलम ऐड कर सकते हो अपने ट्रैकर के अंदर कि किस तरीके की गलतियां कर रहे हो। ठीक है, क्या सबसे ज्यादा गलत है, क्या तुम कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंसेस गलत कर रहे हो, क्या तुम कॉन्स्टेंटली मेन आइडिया गलत कर रहे हो। ये चीज पे ना रिकॉर्ड करना, ये मत सोचना कि ठीक है अपने दिमाग पर रिलाई करो कि मेरे हिसाब से मेन आइडिया गलत है, रिकॉर्ड करना वो चीज अपने ट्रैकर के अंदर। ठीक है, डेटा होना चाहिए अपने पास ये चीज का। ओके, ये पॉइंट समझ में आया? फिर इसी लेवल के एनालिसिस पे आरसी लेवल के ऊपर एक चौथी चीज आ जाती है कि अपन टाइम देख पा रहे हैं अपना। ठीक है, ये वाली चीजों के अंदर अपनी एक्यूरेसी वाली चीज कवर हो जाती है ऑब्जेक्टिवली। फिर अपन को चौथी चीज देखनी होती है, अभी अपन ये चीज नहीं देख रहे हैं, अपन अगले 1 1.5 महीने तक ये चीज नहीं देखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे अपन को देखना होता है कि टाइम कितना लग रहा है। ठीक है,
अगर टाइम बहुत ज्यादा है, अपन को ना नॉर्मली ये चीजें देखनी होती हैं कि या तो अपन चीजें एक्यूरेटली कर रहे हैं या अपन चीजें जल्दी कर रहे हैं। अपन को यहाँ पे दो चीजें समझनी पड़ेंगी। इफ वी आर गेटिंग समथिंग रॉन्ग, ठीक है, एटलीस्ट वी शुड बी गेटिंग इट रॉन्ग फास्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन टाइम भी बहुत ज्यादा लगा रहे हैं और फिर भी गलत कर रहे हैं। अगर टाइम ज्यादा लगा रहे हैं तो एटलीस्ट सही करना है, सही करना है अपन को। टाइम बहुत ज्यादा लगा के गलत कर रहे हैं, देन वो काफी काफी बड़ा प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको अपन ना इसलिए SWOT में डिवाइड करते हैं चीजों को। स्वॉट पता है सबको क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ठीक है, स्ट्रेंथ अपन किसको बोलते हैं नॉर्मली? स्ट्रेंथ अपन वो चीज को बोलते हैं जहां पे अपनी स्पीड भी अच्छी है, यानी कि टाइम भी कम लग रहा है और एक्यूरेसी भी ज्यादा है। ठीक है। अपॉर्चुनिटी अपन किसको बोल रहे हैं? जहां पे अपनी स्पीड कम है पर एक्यूरेसी ज्यादा है। ठीक है। वीकनेस अपन किस चीज को बोलते हैं? जहां पे अपनी एक्यूरेसी ठीक ठाक है या कम है पर टाइम कंपैरेटिवली कम लग रहा है। ठीक है, या टाइम कंपैरेटिवली नॉर्मल लेवल पे लग रहा है या बिलो एवरेज लग रहा है। ठीक है, कि मतलब एक्यूरेसी अपनी 40 to 60% है और टाइम भी एवरेज जितना लग रहा है। तो ये वीकनेस है अपने लिए कि यहाँ पे थोड़ा सा अपन टाइम ज्यादा लगा के शायद एक्यूरेसी इंप्रूव कर पाएंगे अपने। एंड लास्टली रहती है थ्रेट। यहाँ पे अपन को टाइम भी ज्यादा लग रहा है और एक्यूरेसी भी कम है। थ्रेट्स को अपन को एग्जाम कंडीशन में 100% अवॉइड करना होता है। थ्रेट्स पे इंप्रूवमेंट लाना बहुत मुश्किल है, टू बी एब्सोल्युटली ऑब्जेक्टिव विथ यू। ठीक है। अपना फोकस थ्रेड्स को इंप्रूव करने पर रहेगा भी नहीं। अपना फोकस क्या रहेगा? सबसे पहले स्ट्रेंथ को और इंप्रूव करना है, अपॉर्चुनिटीज को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। थ्रेट पे अपन सबसे बाद में आते हैं। ठीक है। तो वो चीज अपन को यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि जो अपन टाइम स्पेंड कर रहे हैं चीजों के ऊपर, उसके बेसिस के ऊपर अपन को देखना पड़ेगा कि वो अपनी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, क्या है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से अपन को वो चीजों पे काम करना होता है। दिस मेक सेंस? कोई बात नहीं अपनी बेटा, नो प्रॉब्लम। बेटा रुको अयान, वापस से पूरा प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है। सो यहाँ पे फिर अपन स्वॉट एनालिसिस करेंगे अपना पूरा का पूरा, एंड देन वी विल एबल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे अपन अब ज्यादा एफिशिएंटली चीजों को अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है। ये हो जाता है फोर्थ लेवल एनालिसिस, पूरा का पूरा टाइम बेस्ड जो होता है। कि नॉर्मली ऐसा रहता है कि जो स्ट्रेंथ है वहां पे अपना टाइम रिड्यूस होना चाहिए, टाइम अपना कॉन्स्टेंटली रिड्यूस होना चाहिए। ठीक है। दिस मेक सेंस? बेटा एनालिसिस कर रहे हैं ना अपन, पहले पढ़ने के थोड़ी पता लगेगा। हाँ जी बेटा, अभी से करना है, ऑफ कोर्स अभी से करना है। ऑफ कोर्स बेटा मोहित, अभी से करना है, तभी तो बता रहा हूँ। कब करोगे? अभी नहीं करोगे तो टाइम वाला एस्पेक्ट अभी के लिए छोड़ सकते हो। ठीक है, अभी के लिए टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल अगर रिकॉर्ड करना एटलीस्ट शुरू कर सकते हो ताकि बाद में देख सकते हो कि इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, एटलीस्ट रिकॉर्ड करना, ये चीजें शुरू करो। वर्क करना इसके ऊपर 1 1.5 महीने बाद से शुरू करेंगे, बट रिकॉर्ड एटलीस्ट कर सकते हो ये चीजें। ओके। वीकनेस एंड थ्रेट में क्या डिफरेंस होगा? बेटा वीकनेस के अंदर अपनी एक्यूरेसी कम है पर टाइम अपन एवरेज ले रहे हैं। थ्रेट के अंदर अपनी एक्यूरेसी बहुत कम है और थ्रेट और टाइम भी अपन काफी ज्यादा ले रहे हैं। ये डिफरेंस है। ठीक है। शुभम बेटा कोई लिंक नहीं है, कोई लिंक नहीं है, कोई ट्रैकर नहीं है, छोड़ दो। कैट ही छोड़ दो, मत करो। नहीं होगा। ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी है विलिंग टू टेक तो फटाफट करके निकल टाइम को पर्सपेक्टिव से। नहीं बेटा अभी मत सोचो ये सब कुछ, वो वर्थ इट नहीं है। क्या बताना है सुब्रता बेटा, वापस पूछो। कोई बात नहीं मोहित बेटा, टाइम की प्रॉब्लम नहीं है। नहीं बेटा आयुष, बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, मत करो अगर ये चीज कर रहे हो तो। बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। कोई बात नहीं अमन, हो जाएगा टाइम कम, डोंट वरी। रीरीड का मत चिंता करो बेटा। करो बेटा बुक रीडिंग, टाइम निकाल के करना पड़ेगा। कोई बात नहीं मोहित, चलेगा। कोई बात नहीं मितू, होगी एक्यूरेसी, तुम लोगों की सबकी वरी होगी, मत सोचो उसका। तभी तुम लोगों को बोला था ना कि ग्राफ अपना ऐसे इस तरीके का बनता है एक्यूरेसी का। ओवरऑल पैटर्न अपन देखते हैं, जो मूविंग एवरेज बना सकते हो, जो मैं तुमको अपडेट करके दूंगा ना ट्रैकर, जो बैच 2 के लिए भी बनाना है अभी अपेरेंटली, उसके अंदर मैं मूविंग एवरेज भी ऐड कर दूंगा तुम लोगों के लिए, ताकि वो चीज दिख जाए तुमको। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। बट पूछना मत मेरे से कि सर कब दोगे, मैं खुद से बनाकर दे दूंगा। ठीक है।
बाकी जो भी तुम दो ऑप्शन वाली सारी प्रॉब्लम है, दीज आर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, डोंट वरी अबाउट देम। सो कमिंग बैक टू द एनालिसिस, मैं क्या पढ़ा रहा होता हूँ, तुम लोग क्या क्वेश्चन पूछने लग जाते हो रे यार। ठीक है, कमिंग बैक टू दिस, ये हो गया अपना आरसी लेवल एनालिसिस। एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ, ठीक है। पहले इसको समझ लेना, उसके बाद बाकी दूसरे लेवल का एनालिसिस बताता हूँ तुमको कि और क्या करना होता है। बेटा एग्जाम लेवल में नहीं पता करना होता है अपन को, अभी जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उससे पता लग जाएगा कि क्या चीज करनी है। एग्जाम में वो चीज रेप्लिकेट करनी होती है, एग्जाम में नहीं पता लगेगा वो। नहीं बेटा प्रयास, मुझे आंसर ही नहीं करनी है चीज। कोई दिक्कत नहीं बेटा, सी टाइम की चिंता मत करो तुम लोग, ठीक है बेटा, मत करो बेटा प्लीज, टाइम की चिंता मत करो। चलो कमिंग बैक टू दिस, एक बार पूरा प्रोसेस में रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे कि अपन को क्या क्या करना है। ओके, अपन को बेटा सबसे पहले क्या करना होता है, अपन को दो आरसी साथ में करके उनका सॉल्यूशन देखना होता है, एक एक करके नहीं देखना होता। सेकंड चीज होती है कि अपन को देखना होता है कि जो अपन करेक्ट कर रहे हैं वो क्यों करेक्ट कर रहे हैं, क्या अपना थॉट प्रोसेस सही था। फिर जो चीज अपन इनकरेक्ट कर रहे हैं वहां पे अपन को देखना होता है कि अपन किस तरीके की गलती कर रहे हैं। आर वी डूइंग अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, इज इट अ कॉम्प्रीहेंशन प्रॉब्लम और इज इट अ नॉलेज गैप। अगर प्रैक्टिस प्रॉब्लम है देन प्रैक्टिस करो, अगर नॉलेज गैप है तो इसका भी मैं तुम लोग को सोल्यूशन बता दूंगा नेक्स्ट मंथ से। और कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम का भी तुमको बता दिया कि सबको छोड़ छोड़ा के सिर्फ रीडिंग पे फोकस करो। उसके बाद आ जाता है कि ये चीज तुमको ट्रैक करनी शुरू करनी पड़ेगी कि तुम किस तरीके की गलतियां ज्यादा कर रहे हो, क्या तुम इन्फ्लुएंसेस में गलती कर रहे हो, क्या तुम मेन आइडिया में गलती कर रहे हो। तो ये चीज कमेंट सेक्शन के अंदर अपने ट्रैक करना शुरू करो अपने ट्रैकर के अंदर। फिर लास्टली रह जाता है कि तुम्हें टाइम बेसिस के ऊपर एक स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। स्वॉट का पूरा प्रोसेस ये रहता है कि अगर किसी चीज में तुम्हारी एक्यूरेसी ज्यादा है और टाइम भी कम लग रहा है तो वो स्ट्रेंथ है। सबसे ज्यादा फोकस अपन इसी पे करेंगे कि स्ट्रेंथ पे अपन एक्यूरेसी 100% ला पाए और टाइम और कम कर पाए। अपॉर्चुनिटी रहती है एक्यूरेसी ज्यादा है अपनी पर टाइम ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे अपन प्रैक्टिस करके टाइम को कम करने की कोशिश करेंगे। वीकनेस वो रहती है जहाँ पे अपनी एक्यूरेसी एवरेज है और टाइम भी एवरेज है या बिलो एवरेज है, ठीक है, यानी कि टाइम ज्यादा लग रहा है या नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। तो ये वाले केसेस के अंदर अपन इसको इंप्रूव करने की ट्राई करेंगे कि शायद टाइम ज्यादा लग जाए बट एटलीस्ट एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाए अपनी। थ्रेट वो है जहाँ पे टाइम भी ज्यादा लग रहा है और एक्यूरेसी भी कम आ रही है अपनी, तो इन वाली चीजों को अपन फर्दर टाइमिंग स्किप करेंगे। अगर टाइम बच जाता है बाकी तीन चीजों से तो फिर अपन थ्रेट्स के ऊपर फोकस करना शुरू करेंगे, ठीक है। ये होता है आरसी लेवल के ऊपर एनालिसिस के, अपन को आरसी लेवल पे ये चीजें करनी होती हैं, ठीक है। दिस मेक सेंस। अभी के लिए अपन को टाइम की चिंता नहीं करनी है, अभी मत सोचो, इट जस्ट यू हैव टू रिकॉर्ड दिस ऑल ऑफ दिस। रिकॉर्ड करना शुरू कर सकते हो ताकि बाद में तुम लोगों को अचानक से नहीं लगे कि यार ये चीज अभी करनी पड़ रही है, ठीक है। सो इट जस्ट समथिंग दैट यू गाइस कैन स्टार्ट टू। हाँ जी बेटा, पैसेज लेवल पे भी कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर पैसेज में ये प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट एक लाइन आइटम टाइप लिख सकते हो या कमेंट में ऐड कर सकते हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी बेटा सृष्टि, कोई प्रॉब्लम नहीं, रीरीड करने में टाइम की चिंता मत करो अभी। क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में करो, वो ज्यादा बेटर है, ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा जितनी ज्यादा डिटेल में जाओगे उतना ज्यादा बेटर है। फिर सेकंड लेवल तुम्हारा होता है एनालिसिस पूरा का पूरा मेजर लेवल डेटा के ऊपर, कि जो तुमको सारा का सारा जो डेटा मिल रहा है उसके बेसिस पे तुम देख सकते हो कि तुम्हारा टाइम कम हो रहा है ऑन एन एवरेज, क्या तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ रही है। तो ये चीजें ऑन एन एवरेज तुम लोगों को अपने ट्रैकर में जो चार्ट है उसके ऊपर दिख जाएगा। मेरे को तुम्हारे ट्रैकर का एक अपडेटेड वर्जन देना है क्योंकि उसके अंदर थोड़े ग्राफ्स के अंदर प्रॉब्लम है। ये मुझसे मत पूछना कि मैं कब दूंगा, विद इन 1 to 2 वीक्स में खुद अपडेट कर दूंगा नया वाला ट्रैकर। तो वहां पे तुमको खुद से कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ अपना डेटा कंट्रोल सी कंट्रोल भी करना होगा, ठीक है। सो तुम्हारे सारे के सारे ग्राफ्स वहाँ पे अपडेट हो जाएंगे, उसके ऊपर भी मैं अलग से क्लास लेके तुमको सेशन लेके बता दूंगा कि इसको कैसे अपडेट करना है, कैसे यूज करना है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। तो ये वाले जो ग्राफ्स हैं सारे के सारे की एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है मूविंग एवरेज के ऊपर या इन जनरल स्मूथन आउट हो रहा है कब, ये चीज अपन को उससे समझ में आ जाएगी, ठीक है। मेक सेंस। कोई बात नहीं बेटा, अभी वही चीज बेटा मैं बोल रहा हूँ ना कि अपना हमेशा वीए के अंदर ग्राफ इस तरीके से इंप्रूव होता है, ठीक है। अपन को वो ट्रेंड लाइन देखनी होती है इन जनरल, ठीक है, और किसी चीज पे मत फोकस करो। ओके इसके ऊपर तुम बोलो तो मैं स्लोप इक्वेशन भी तुमको बना कर दे दूंगा, ठीक है। वहां पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके से इक्वेशन भी लिखी हुई आ जाएगी, स्लोप निकालते रहना फिर लाइन का,
ठीक है, क्वांट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी उसके थ्रू। ठीक है, तो बस एनालिसिस के अंदर इतना छोटा सा काम करना होता है अपन को। तुमको लग रहा है थोड़ा सा ओवरवेलमिंग, बट एक बार करना शुरू करोगे 10-15 आरसीज के बाद में बहुत इजी हो जाती है चीजें। इट जस्ट यू गाइस हैव टू स्टार्ट डूइंग ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। अभी जितना ज्यादा इन चीजों के ऊपर एफर्ट लगाओगे ना एनालिसिस के अंदर, डेटा ट्रैक करने में, बाद में तुम लोगों को उतना ज्यादा इजी रह जाएगा ये चीज फिगर आउट करने में कि क्या चीज अटेम्प्ट करनी है, क्या चीज अटेम्प्ट नहीं करनी है। ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक का भी निकल जाएगा, सब चीजों का निकल जाता है। सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर भी बन जाता है उसमें, वो दिक्कत नहीं है। हाँ जी, डिफरेंशियल लेके निकलेगा। ठीक है, समझ में आया एनालिसिस वाला पार्ट सबको? कुछ कुछ भी डाउट किसी को भी? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। नेक्स्ट वीक में अपन को कौन कौन से आरसीज करने हैं वो मैं अलग से ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। मेजरली जीमैट क्लब के आरसीज डिस्कस करेंगे अपन। जीमैट क्लब के 3-4 आरसीज हैं वो कवर करेंगे, और RC99 के भी आरसी नंबर 21 है, 24 है, ये सारी डिस्कस करने हैं। तो एक बार मैं कंफर्म करके अपडेट कर दूंगा। ठीक है, हाँ जी बेटा, सिर्फ बुक बुक करो और कुछ मत करो। ठीक है वरुण, देखता हूँ मैं। 2 आरसीज इसलिए बिकॉज एक आरसीज अपन को नॉर्मली पता रहता है कि अपन का थॉट प्रोसेस क्या है, तो अपन जस्टिफाई कर देते हैं खुद को कि इसका ये रीजन होगा। और टेक्निकली स्पीकिंग थोड़ा सा अपन को रीड करके एफर्ट लगाना पड़ता है अगर अपन 2 आरसीज करेंगे ना, बिकॉज वी विल फॉरगेट सम ऑफ द कंटेंट। सो इट जस्ट वो 2 मिनट अपन एक्स्ट्रा लगाएंगे पूरा पूरा पैसेज पढ़ने में, तो जो इनिशियल डिटेल अपन ने कहीं पे मिस कर दी होगी ना, वो अपन को वापस दिख जाती है। इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल थिंग देन, इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल थिंग, नथिंग मोर देन दैट। हाँ जी बेटा, अभी ठीक है, चलो थैंक यू गाइस, होप यू गाइस लर्न समथिंग न्यू। मिलते हैं फिर अगले हफ्ते होपफुली। ध्यान रखो सब, घर पे रहो, बाहर नहीं जाओ कहीं भी। चलो बाय बाय, एंड सॉरी फॉर स्क्रीमिंग एट यू पीपल, बट मेरे को लाइन से ऐसे 70-80 मैसेजेस आ गए थे, सो इसलिए इतनी बार देखो, हर हफ्ते में एक बार करना पड़ रहा है आजकल तुम लोगों के साथ में, क्योंकि तुम लोगों को समझ नहीं आता। चलो बाय बाय।